हमेशा आपसे ही समझना चाहेंगे कि किस तरीके से कल देर रात डाउ जोन्स और साथ ही अन्य इंडिसेस में कामकाज होते हुए देखा और साथ ही एशियाई बाजारों का क्या हाल है। बिल्कुल, एशियाई बाजारों से मिले जुले संकेत निकल कर आ रहे हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के पहले अमेरिकी बाजारों में थोड़ी सी गिरावट कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। गिफ्ट निफ्टी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। 10 अंकों की गिरावट के साथ 24,100 के पास। याद रखें, रिकॉर्ड ऊंचाई से भारतीय बाजार करीब 10% गिर चुके हैं। ग्लोबल मैक्रो कंसर्न्स, काफ़ी अनसर्टेनिटी है और कंजम्पशन को लेकर भी थोड़ी सी चिंताएं हैं, जिसके चलते भारतीय बाजारों में पिछले कुछ महीनों में गिरावट दिखी है। इसी के साथ सबसे पहले एशियाई बाजारों पर फोकस करते हैं। हैंगसेंग में करीब आधे % की तेजी दिखी है। चाइना के मार्केट्स में भी आज सुबह तेजी है, 1.5% की तेजी के साथ कारोबार। निक्के में 330 अंकों की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। इसी के साथ अमेरिकी बाजारों में कल गिरावट दिखी। डाउ जोन्स, नैस्डैक और S&P 500 तीनों ही इंडिसेस में करीब आधे % की गिरावट कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर है। वहां से क्या निकल कर आता है और कौन से सेक्टर्स पर इसका इम्पैक्ट होगा, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। याद रखें, अगर कमला हैरिस प्रेसिडेंट बनती है अमेरिका की, तो वो पहली वुमेन प्रेसिडेंट होगी अमेरिका की हिस्ट्री में। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कई सारे वायदे किए हैं। इन्फ्लेशन पर उनकी सटीक नज़र रहेगी। इसी के साथ क्रिमिनल के इन्वेजन पर और अमेरिका की ड्रीम फुलफिल करने पर उनकी सबकी नज़र रहेगी। तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बन चुका है अमेरिकन इलेक्शंस में। यूरोपियन बाजारों की बात करें तो याद रखें, वहां पर भी कल के ट्रेडिंग सेशन में गिरावट दिखी। फुट्सी तो फ्लैट बंद होता हुआ नजर आया, लेकिन डैक्स और कैक दोनों ही इंडिसेस आधे % की गिरावट के साथ कल बंद होते हुए नजर आए। वही ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 3% की तेजी वहां पर $75 पर बैरल के पास। और सोने और चांदी में तो पिछले कुछ दिनों से एक्शन दिखा ही है। रिकॉर्ड ऊंचाई के आसपास ब्रेंट क्रूड, रिकॉर्ड ऊंचाई के आसपास सोना, और सोना अब $2,740 पर आउंस के आसपास। तो काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखी है दोनों ही कमोडिटीज़ में। लेकिन याद रखें, अमेरिकन इलेक्शंस के अलावा इस हफ्ते फेडरल रिजर्व की बैठक भी होगी। करीब 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट सितंबर में अनाउंस किया गया था और इस हफ्ते उम्मीद है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट फिर एक बार फेडरल रिजर्व अनाउंस कर सकती है। उम्मीदें लगाई जा रही है, लेकिन इसके अलावा कमेंट्री क्या निकल कर आती है जेरोम पॉवेल की, उस पर भी सबकी नज़र रहेगी। तो कई सारे ग्लोबल फैक्टर्स हैं जिस पर हमें इस हफ्ते नज़र रखनी होगी। ठीक है, तो इन सभी ग्लोबल फैक्टर्स पर आप रखिएगा नज़र। और साथ ही जी हाँ, सबसे बड़ा ट्रिगर तो इलेक्शंस को लेकर ही है। साथ ही फेडरल रिजर्व की तरफ से क्या कुछ कमेंट्री आती है और कितना रेट कट होता है, इस पर भी हमारी पैनी नज़र है। और आगे बढ़ने से पहले आइए FIIs DIIs के बारे में समझ लेते हैं कि कल उन्होंने किस तरीके की बिकवाली की या फिर खरीदारी की कैश मार्केट में। तो FIIs की जो बिकवाली का ट्रेंड है वो बरकरार है। कल भी अगर हम देखें तो वहाँ पे 4,330 करोड़ की बिकवाली हुई है कैश सेगमेंट में। पर इसी के सामने DIIs सपोर्ट करते हुए लगभग 3,000 करोड़ की उन्होंने खरीदारी भी की है। बट ये पूरा पिछला महीना अगर आप देखेंगे तो FIIs की बिकवाली का दबाव ज़रूर है। पर ढेर सारे इंटरेस्टिंग डेटा निकल कर आए हैं, खास तौर से ऑप्शन सेगमेंट में। और ये भी आज हम शो में खास तौर से डिम्पी से समझेंगे कि किस तरीके से FIIs ने जो बिकवाली की है उसका असर FNO सेगमेंट में कहाँ देखने को मिला है और कहाँ पर वो खास तौर से बिकवाली करते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी के हमको लेवल्स भी समझने हैं, क्योंकि कल हमने देखा था कि हमने एक पल के लिए 24,000 का लेवल ज़रूर तोड़ा था, पर नीचे जाके थोड़ा सा सपोर्ट लेने के बाद हम सेकेंड हाफ में रिकवर होते हुए और फिर से एक बार 24,000 के लेवल्स रिक्लेम करते हुए ज़रूर नजर आए। उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी काफ़ी सपोर्ट था। आज रिलायंस की चाल कैसी रहती है वो भी देखना इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ HDFC बैंक पर भी नजर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्ट्स के दम पर आज एक्शन देखने को ज़रूर मिल सकता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ढेर सारे स्टॉक स्पेसिफिक यानी रिजल्ट कैंडिडेट्स भी हैं जहाँ पर एक्शन देखने को मिल सकता है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी पर ही रणनीति समझेंगे। और अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं, आइए उनके पास चलते हैं। डिम्पी, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो
तो डिम्पी, आपसे एफआईएस डीआईएस की पोजीशनिंग के बारे में समझना चाहेंगे, क्या वहां पे कोई बदलाव हुआ है? और साथ ही जो एफआईआईस की लगातार हम बिकवाली होते हुए देख रहे हैं, डिम्पी ये कहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं? कैश सेगमेंट में तो आंकड़ा सामने आ रहा है, पर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी क्या उनका बिकवाली का ट्रेंड बरकरार है? बिल्कुल, मैं आपके सामने रखता हूँ सृष्टि सारी बात, लेकिन सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दें कि इस समय जो यूएस के इलेक्शन जो भी थोड़ी देर पहले आप भी डिस्कस कर रहे थे, ये फौरी तौर पर सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है मार्केट्स के लिए। और कल भी आप देख रहे थे सब कुछ ठीक था, सिर्फ इंडिया विक्स बढ़ रहा था। ये धीरे धीरे करके सब लोगों को भी नोटिस हुआ, लेकिन इंडिया विक्स इस समय एक ऐसी जगह पर आके खड़ा हुआ है कि जहाँ पर अगर ये और बढ़ता है तो फिर आपके लिए मुश्किल आएगी, और ये शायद आज कूल डाउन नहीं हो। ये आज शाम तक पूरा मामला चलेगा और उसके बाद इसके अंदर थोड़ा कूल ऑफ होगा। हम इसका पूरी जायज़ा, इसकी पूरी एनालिसिस आज दिन भर करते रहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रिगर है जो कि मार्केट को कम से कम, मैं एक लेवल रफ बता सकता हूँ, कम से कम नहीं तो 300 से 400 पॉइंट निफ्टी को और 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी को हिलाने की कैपेसिटी रखता है ऑन आइदर साइड। हाँ, तो इसलिए इस इम्पॉर्टेंट इवेंट को अभी मिस नहीं करना चाहिए। आज वहाँ पे गिनती कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद इंडिया की तरफ थोड़ा इलेक्शंस का मैंडेट ही रहता है कि जैसी गिनती पूरी होती है तो फटाफट से आपको वहाँ पे नंबर्स पता लगने लगते हैं कि हाँ कौन कहाँ पे कितना जीत रहा है। तो वो उससे काफ़ी हद तक बाज़ार को आइडिया लगेगा और इंडियन मार्केट्स आज और कल दोनों दिन इसका रिएक्शन दे सकते हैं। अब आ जाते हैं मैं आपके एफआईज वाले उसी नंबर्स पे कि एफआईज के अंदर इस समय की पोजीशनिंग क्या हो रही है, या फिर इस समय एफआईज वगैरह क्या कर रहे हैं। देखिए, एफआईज की होल्डिंग 22% से 23% हुई है, लेकिन ये कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं है। 23% एफआईज लॉन्ग है। मैं आपको सारे नंबर्स ही बता देता हूँ एक साथ ही, फिर इसको हम धीरे धीरे करके एनालिसिस कर लेंगे। एफआईज की होल्डिंग है 23%। रिटेल के पास जो माल है यानी कि लॉन्ग पोजीशंस है वो 66% है, और जो डीआईज के पास है 44% है। तो डीआईज का जो 44% है उसमें कोई चेंज नहीं है, रिटेल का जो 66% है उसमें कोई चेंज नहीं है। एफआईज का जो लॉन्ग पोजीशन है 23%, उसमें स्लाइटली 1% का चेंज है, ये 22 से 23 हुआ है। इसके अलावा कोई मेजर चेंजेस नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कल ऑप्शंस का नंबर 1850 करोड़ रुपए का आया। इससे आप कैश का नंबर इससे बड़ा था 4000 करोड़ रुपए का, यानी कि क्लियर कट शॉर्टिंग हो रही थी। कोई ऑप्शंस के जरिए माल नहीं आगे पीछे किया गया, इसलिए ऑप्शंस का नंबर नेट में बहुत छोटा है। सामने साफ साफ शॉर्टिंग हुई है मार्केट्स के अंदर, और ये विक्स को देख के शॉर्टिंग हुई है, अनसर्टेनिटी को देख के शॉर्टिंग है। पहले माल खाली कर लो, फिर देखते हैं क्या होगा। और इसमें बहुत हद तक इंस्टीट्यूशनल्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय बाज़ारों में भारतीय ही लोग बेच रहे हैं। तो इसमें एफआईज जो बेच रहा है वो भी यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेचता है कि चलो भाई ठीक है, यूएस के अंदर जो होगा सो होगा, कैसे होगा सो होगा। एक काम करते हैं, हम जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ जहाँ भी हमारा एक्सपोजर है, उन एक्सपोजर्स को थोड़ा और कम करो। ये ट्रेंड है, अगर आप देखना चाहें ना तो कई सालों का ट्रेंड है। जब भी यूएस इलेक्शंस होंगे, डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर से धीरे धीरे करके पैसा निकलेगा। ये ब्रिक कंट्रीज़ अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। मैंने कल रात को सारा स्टडी किया तो मेरे को ये बात काफ़ी हद तक समझ में आई कि अच्छा, इंडिया में हम हर बारी कुछ ऐसा ही होता है। एक और पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूँ, जब आपने एफआईज की बात छेड़ी ही है तो, और आप ये भी पूछ रहे थे कि एफआईज की जो पोजीशनिंग है वो क्या सिर्फ यहीं पे बिका है या फिर कहीं और भी बेचा है। देखिए, मैं आपको सिर्फ कैश का नंबर बता देता हूँ। अक्टूबर 2024 के अंदर कैश 1,14,000 करोड़ रुपए का था, जबकि डीआईज की उतनी ही बाइंग थी 1,07,000 करोड़ की, लेकिन फिर भी हमको पैसा खोना पड़ा, यानी कि मार्केट्स को नीचे आना पड़ा। वजह हॉट मनी और कोल्ड मनी का है, सिर्फ डिफरेंसेस यही है। अब आपने पूछा कि एफ&ओ में क्या हुआ था, कि एफ&ओ में भी ये बिकवाली हुई है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अक्टूबर 2024 में, सिर्फ एक मंथ का बता रहा हूँ, सिर्फ 31,000 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई है, सिर्फ 31,000, यानी कि कैश का 1/3 माल बेचा है उन्होंने फ्यूचर्स में। और एफआईज के जो इंडेक्स ऑप्शंस में है वहाँ तो बाकायदा 40,000 करोड़ रुपए की बाइंग हुई है। तो ये बात साफ समझ में आ रही है कि सिर्फ और सिर्फ कैश में वो माल बेच रहे हैं अपना, इसके अलावा कुछ ज़्यादा मेजर सेलिंग नहीं है। मैंने फिर स्टॉक्स का आंकड़ा भी चेक किया, वहाँ पे मैं आपको बताऊँ 10,000 करोड़ रुपए का तो एफआईज ने स्टॉक फ्यूचर बाय किया है, नेट में 10,000 करोड़ रुपए का बाय किया है। और स्टॉक्स की जो ऑप्शंस है वो करीब 40,000 करोड़ रुपए की बेची है। ये थोड़ा सा एबनॉर्मल नंबर आया स्टॉक्स के ऑप्शंस को बेच के। साफ पता लग रहा है कि फ्यूचर खरीदे गए, उनको हेज किया गया, स्टॉक्स हेज हुए, लेकिन ज़्यादा बड़ा क्वांटम जो 1 लाख करोड़ को पार कर गया वो था कैश का। सिर्फ कैश में ही बिकवाली हुई है, इसलिए कुछ ज़्यादा डरने घबराने की बात नहीं। ये पुल बैक में कन्वर्ट हो सकता है, बट इसको थोड़ा समय लगेगा।
मैंने आपको होल्डिंग बता दी, मैंने आपको ये बताया कि टिपिकली एफआईज कैसे काम कर रहे हैं, और मैंने आपको ये भी बताया कि इस समय यूएस की सिचुएशन क्या है। देखिए यूएस इस समय बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन पे खड़ा, ऑल टाइम हाई मार्केट है, कुछ भी अगर ख़राब आता है, इधर उधर होता है, तो फिर वहाँ पे भी दिक्कत आएगी, और आपको एक जो सपोर्ट मिल रहा था ग्लोबल मार्केट्स का काफ़ी हद तक वो भी छिन जाएगा आपसे। तो इसलिए इस जगह पर आके यूएस मार्केट्स के जैसे हम रिजल्ट एक्सपेक्टेड हैं वैसे ही आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, फिर आपको एक पुल बैक मिलने के पूरे चांसेस हैं, और ये पुल बैक करीब 500 पॉइंट निफ्टी का और करीब 1000 से 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी का मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए एक पुल बैक की उम्मीद ज़रूर लगाई जा रही है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, पर अब विस्तार से समझ लेते हैं कि आज के लिए निफ्टी की क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति। और डिम्पी, कल हमने देखा कि सेकेंड हाफ में एक रिकवरी ज़रूर थी, हम फिर से 24,000 के स्तर को छू ज़रूर पाए थे। ऐसे में क्या रणनीति होनी चाहिए निफ्टी 50 के लिए? क्या यहाँ पे एक पुल बैक के लिए प्ले करें या फिर अभी थोड़ा लॉन्ग से बचना चाहिए? देखिए सृष्टि, दो हिस्से हैं देखने के। काफ़ी सारे लोग, जैसे मैंने कल भी क्लोजिंग की हम बात कर रहे थे, मानसी थी, तो हमने ये बात भी रखी उनके सामने, दर्शकों के सामने, कि आप कैसे मर्जी सोचना चाहे सोच सकते हैं। काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे हैं कि देखिए मार्केट ने किसी तरह से रिकवरी तो दिखाई, तो इसका रिकवरी का प्रेशर भी है। और काफ़ी सारे लोगों ने ये भी सोचा कि देखिए 24,000, 24,200, 23,800 एक ही दिन में टेस्ट हो गया। ऐसा क्या हो रहा है कि बिल्कुल मार्केट्स पानी की तरह बह गया, पता ही नहीं चला। आप देखते रह गए, आप समझते रह गए कि इतना टूटा हुआ मार्केट है, इतनी स्पीड से थोड़ी तोड़ेगा। लेकिन 500 पॉइंट तो बैंक निफ्टी या निफ्टी उस दिन नहीं टूट रही थी जिस दिन आपके पास एफआईज की होल्डिंग 10-10, 15-15% से घटी। उस दिन नहीं टूटा 500 पॉइंट। तो आपके मेजर ट्रिगर आ जाए तब नहीं टूटता निफ्टी 500 पॉइंट, लेकिन कल टूटा निफ्टी 500 पॉइंट। और ये नहीं कि किसी भी सेक्टर, अक्रॉस सेक्टर्स में बिकवाली हो रही थी। तो ये बात तो साफ समझ में आती है कि मार्केट के अंदर जो एफआईज का पैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और यहाँ पर भी आके उनकी तरफ से अगर थोड़ी भी सेलिंग हो रही है तो वो मार्केट को दिख रही है, उसके लेवल्स पे भी दिख रही है। अब आते हैं कि लेवल्स कौन से ख़राब हुए और क्या ठीक हुआ है। लेवल्स 24,000 का भी कल टूट गया। हमने एथिकली कल 24,000 के नीचे क्लोजिंग दी है 995 पे, लेकिन मैं इसको राउंड फिगर कर दूं तो 24,000 ही समझ लो आप। कल का पैनिक लो इस हफ्ते का पैनिक लो बन सकता है अगर बनना चाहे, और अगर होना भी चाहे। देखिए आज शाम तक जो ट्रिगर आएगा वो मार्केट में 500 पॉइंट का स्विंग लेके आएगा। ये बात आप अच्छे से पकड़ लीजिए, अच्छे से पकड़ लीजिए। ये 500 पॉइंट का स्विंग लेके आएगा ऑन आइदर साइड। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं, जो मार्केट की कैलकुलेशंस हैं और जो इंडिया की कैलकुलेशंस भी हैं, और ठीक ठाक मार्जिन से जीतते हैं, तो फिर ये आपके लिए कल का जो लो बना है, पैनिक लो, आई रिपीट माई सेल्फ, आप इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, कल का जो पैनिक लो बना है ये इस हफ्ते का भी लो बन सकता है। और इस हफ्ते के अंदर हम वापस 24,000, 24,200, 500 को भी टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 500 पॉइंट का स्विंग मिलेगा। इस स्विंग कैसे पता लगा कि स्विंग मिल सकता है 500 पॉइंट का? वो पता लगा इंडिया विक्स से। विक्स इस समय करीब 16.5 के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। ये अगर सिर्फ 2 पॉइंट भी कूल डाउन हुआ सृष्टि, सिर्फ 2 पॉइंट भी कूल डाउन हुआ, तो आप 1000 पॉइंट तो बैंक निफ्टी के वैसे ही ले लीजिएगा, और इसमें कोई ट्रिगर ना भी दो तब भी मैं चला सकता हूँ इसको काम। तो कहने का मतलब है कि आपके पास सारी सामग्री है, बस आपने गैस नहीं जलाया हुआ। आपके पास नमक, मिर्च, तेल, सब्जी, अनाज, सब कुछ है आपके पास, बट गैस नहीं जला तो खाना नहीं पक रहा। इसलिए वही मैं बोलूँगा पुल बैक नहीं आ रहा, क्योंकि विक्स नीचे नहीं आ रहा, फियर इन द मार्केट नहीं कम हो रहा। जब तक फियर इन द मार्केट्स कम नहीं होगा आप कैसे आगे बढ़ोगे? आपको हम बोलूँगे एक काम करो, एक इस कमरे से ज़रा बाहर निकलो, ज़रा पानी की बोतल पड़ी है, ज़रा वहाँ से पानी पी लो। आपको इतना डर लग रहा है पाँव रखने में कि आप पानी की प्यास भी लगी है, पानी भी पड़ा है, सब कुछ है, लेकिन वो डर आपके कदम ही नहीं चलने दे रहा है। वो डर आपको पानी पीने ही नहीं दे रहा, जबकि सामने पानी है और आपको प्यास भी लगी है और आप पी भी सकते हो, लेकिन आपके पाँव लड़खड़ा इसलिए रहे हैं क्योंकि आप डर से भयभीत हो। सेम विक्स में बता रहा है कि मार्केट के अंदर इस समय अनसर्टेनिटी और कन्फ्यूजन, सेंस ऑफ अ कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा है कि मार्केट्स के अंदर लोग आ ही नहीं रहे। लोग कह रहे हैं कि ठीक है जो हो रहा है इसको पहले होने दो फिर हम आएंगे। ये विक्स सबसे बड़ा क्लियर इंडिकेटर बता रहा है। तो इसलिए निफ्टी के अंदर अभी जो भी आपको ट्रेड करना है, लैब ट्रेड करना, कल का पैनिक लो के स्टॉप लॉसेस लगाओ, छोटे छोटे ट्रेड करो। हम हर बार ये बताते हैं, देखिए हमने आपको बताया और यहाँ से चल गया, आज हम फिर से बता देते हैं। कल हमने आपको बताया था, कल आपका स्टॉप लॉस भी कटा। हमने आपको कहा था कि 24,000 का एक स्टॉप लॉस लगा के, 23,900 का एक स्टॉप लॉस लगा के एक लैब ट्रेड जरूर लेना, इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं कल। लेकिन मार्केट का सेल ऑफ इतना था कि उसने 24,000 और 23,900 दोनों को ब्रेक किया। और इस बताने में हमें कोई शर्म नहीं है कि हमारा कल एसएल कटा।
हमें कोई शर्म नहीं है इस बार बताने में, क्योंकि अगर हम 10 बार आपको चीज़ ठीक बता रहे हैं तो एक बार गलत होने का अधिकार हमारे पास भी है। तो इसलिए 24,000, अब कल का जो पैनिक लो है उसका एक स्टॉप लॉस है, फिर से लैप ट्रेड करो। इसलिए मैं कह रहा हूँ एक एक दो दो लॉट करो। 10 लॉट करोगे तो फिर आप एक ही दिन करोगे, हफ्ते भर आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि आप उससे जूझ ही नहीं पाओगे ना, आप उससे निकल ही नहीं पाओगे इस ऑरा से। ज़्यादा कमा लोगे तब भी पागलपन सिर पे आ जाएगा, कम एकदम पैसा चला जाएगा तब भी पागलपन सिर पे आ जाएगा। इसलिए छोटा छोटा ट्रेड करो, जिससे कि आपका बिल्कुल मन और भाव बिल्कुल स्थिर रहे आपसे। छोटे छोटे ट्रेड करो, कल का लो का टेस्ट फिर से बनाओ स्टॉप लॉस, और आज 24,200 के लिए वापस से प्ले किया जा सकता है। अब नहीं करोगे तो फिर कब करोगे, जब एफआईएस की होल्डिंग 22% पे है, ऑलमोस्ट ट्रिगर खत्म होने को, अगर वैसा ही सब कुछ आ जाए तो फिर तो और ही अच्छा है। तो निफ्टी है, शॉर्ट वॉट करना नहीं है आपको, और शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल भी नहीं रही है आपको, ये बात भी बहुत क्लियर है। बिल्कुल, तो छोटे छोटे ट्रेड करने की सलाह निफ्टी पर, लेकिन डिम्पी बैंक निफ्टी पर भी क्या यही सलाह होगी? हाँ आशीष, बैंक निफ्टी पर भी यही सलाह होगी। देखिए बैंक निफ्टी ने एक अच्छा काम ये किया है कि 51,000 का स्टॉप लॉस अपना बचाया, सपोर्ट अपना बचाया। देखिए लेवल्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है, मेरे और आपके या किसी के बोलने से ही बात नहीं होगा कि ऐसा है और वैसा है। ये ऐसा और वैसा सिर्फ लेवल से चलता है, सिर्फ लेवल से चलता है। आपको मैं बताऊं, पूरा अक्टूबर आप इसी 51,000 से जूझते रहे कि सपोर्ट बच जाए। पूरा अक्टूबर बचाया आपने और वापस से लेके आए, अभी नवंबर सीरीज़ के अंदर भी 51,000 से जूझ रहे हो आप। हाँ, तो पूरा अक्टूबर का महीना आपसे यही रहा कि 24,000 ना टूटे, 24,000 ना टूटे। पूरे अक्टूबर में 24,000 किसी तरह से बचा के आपके पास आता रहा, लेकिन नवंबर के फर्स्ट वीक में तोड़ दिया। तो लेवल्स की अपनी इंपॉर्टेंस है। लेवल्स जब तक ठीक नहीं होंगे, आपका मन ही ठीक नहीं होगा, आपकी सोच भी ठीक नहीं होगी। आप क्या करेंगे कि आप गलत फलत डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए अगर समझ में नहीं आए मार्केट, तो सबसे आसान काम है इस दुनिया का, छोड़ दो। सबसे आसान काम है, छोड़ देना चाहिए उस चीज़ को कि अभी मेरे को मेरी समझ से परे है, मैं इसके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगा। और अगर करना भी है और आपने ठान लिया कि मैं मार्केट में एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, तो जो हमने आपके सामने टर्म इस्तेमाल करते हैं बार बार कि लैब ट्रेड करो, 10 लॉट की कैपेसिटी है, 1 लॉट करो। बोले सर 1 लॉट से होगा क्या, हम तो 10 लॉट की कमाई करने वाले लोग हैं, हमको 1 लॉट से क्या होगा हमारा। तो सर अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है फिर आप 10 लॉट लगा दीजिए, हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि हमको तो विक्स ये बात बता ही रहा है कि अभी आपको उतरने की ज़रूरत नहीं है। पानी कितना गहरा है किसको क्या पता। आप जब 25,000 पे खड़े थे, आपने कभी सपना देखा था कि आप 24,000 पे तोड़ दोगे, लेकिन टूटा ना, केवल 23,800 टूटा। और आपको मैं बता दूं, आपके 200 दिनों का एवरेज 23,000 समथिंग का है, और बैंक निफ्टी का 200 दिनों का एवरेज 50,000 से भी नीचे का है, 49,000 समथिंग का है। कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ भी पहुँच जाओ। और ये बात हमने पहले भी आपको आगाह किया हुआ है इस चीज़ के लिए कि जब तक लेवल्स ठीक नहीं होंगे, आपको हमने 51,800, 24,800 दो लेवल याद करवाए हुए हैं बाकायदा, कि जब तक ये दोनों लेवल्स नहीं आएंगे आप डर और भय के माहौल में रहेंगे। आपको ये बात भी बताई थी कि 15 का विक्स बढ़ेगा, क्रिटिकल लेवल तोड़ेगा। कल 15 का विक्स बढ़ा, क्रिटिकल लेवल तोड़े। तो ये सारी चीज़ें आपस में कोरिलेटेड है, ये कोई एक चीज़ नहीं है जो मैं आपके सामने बता, और ये कुछ नया भी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। ये सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, बस मैं क्या है कि एक चीज़ों को कंपाइल करके आपके सामने रख देता हूँ, तो इसलिए आपको लगता होगा कि मैं बहुत जानकार हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी मार्केट का पार्टिसिपेंट हूँ, मैं भी आपकी तरह ही सीख रहा हूँ। दूसरा पॉइंट जो बैंक निफ्टी का बता रहा हूँ वो है 50,800 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट, 51,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आज बैंक निफ्टी को दिन भर में सिर्फ एक काम करना है, अगर वो कर देता है तो मैं बोलूँगा विनर है बैंक निफ्टी। वो अपने 51,000 के लेवल को बचाए रखना। अगर बैंक निफ्टी 51,000 के लेवल को बचाए रखता है तो ट्रिगर पास हो जाएगा शाम को, और कल तक आप रिएक्शन देखना शुरू कर दोगे, और रिएक्शन पॉजिटिव हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है अगर नंबर एक जैसे एक समान आते जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है तो इसलिए आप दोनों के लिए ट्रेड करो, छोटे छोटे ट्रेड करो, दोनों के स्टॉप लॉसेस लगाओ। बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस क्लियर कर देता हूँ, 50,800, 51,000 का स्टॉप लॉस है। ऊपर पुल बैक आएगा तो 51,500, 51,800 तक का पुल बैक है। सेम विद द बैंक निफ्टी, 24,000 के नीचे बंद है तो 23,800 का स्टॉप लॉस है, और 24,000 के ऊपर आते 24,200, 24,500 आपके दो टारगेट हो जाएंगे। छोटे छोटे ट्रेड करो, ज़्यादा बड़ा ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं। हाँ, एक और चीज़, मार्केट में ऑप्शंस ट्रेडर्स काफ़ी एक्टिव रहते हैं। ऑप्शंस ट्रेडर्स को थोड़ा रुक के आना चाहिए, अभी नहीं आना चाहिए, और अगर आएँ तो बहुत ही होशियार और प्रोफेशनल तरीके से आएँ। एग्जाम्पल बता देता हूँ, मान लो 11 बजे उनका कोई ट्रेड समझ में आता है और अब 12 बजे तक उनके पास पैसे आ गए। ध्यान से सुनिएगा, 11 बजे अगर कोई ट्रेड समझ में आता है और 12 बजे तक उनके पास पैसे आ गए, या तो पैसे को ले जाओ घर पे अपने, या तो उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल दो,
क्योंकि फिर एक जब बजने वाला होगा ना, आपको पता नहीं कि आपके पैसे कहाँ चले जाएंगे। तो 11 बजे का कमाया हुआ 12 बजे तक अगर आपके पास पैसे बुक्स में आ जाते हैं, भले कम आए क्योंकि आप पोजीशंस कम ले रहे हो, तो आप 1 बजे की वेट मत करना, क्योंकि विक्स इतना ज़्यादा है कि कब कब में स्विंग कर देगा पता ही नहीं चलेगा। आपको पता है कल 200 पॉइंट की रिकवरी हुई है निफ्टी में। अगर आप मार्केट में सिर्फ रिकवरी खेलने के लिए भी आए थे ना, कल पैनिक लो से आपने बनाया, तब भी आपका दिन बहुत ही शानदार बीता। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कल का दिन खराब बीता, मैं कह रहा हूँ कल का दिन सबसे अच्छा बीता पुल बैक वालों के लिए, क्योंकि 200 पॉइंट की रिकवरी बैंक निफ्टी के अंदर आई। ये 500 पॉइंट टूटा हुआ था, जो कल आपको 309 पॉइंट दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर। तो अलग अलग चश्मा है, अलग अलग तरीका है देखने का। और रही बात पीसीआर के पुट कॉल रेशियो के हिसाब से सब कुछ नॉर्मल है, फेयर वैल्यूज पे मार्केट खड़े है, बैन वाला कोई शेयर है नहीं, वो आपकी स्क्रीन पर भी कोई आएगा नहीं। तो ये कुछ चीज़ें हमने आपके सामने रखी हैं। 2 मेहमान मेरे साथ अब जुड़ चुके हैं, किरण जानी, विशाली पारिक, उन दोनों का स्वागत करते हैं और मेहमान जुड़ते जाएंगे। हम आपके सामने सारे पॉइंट सिलसिलेवार तरीके से रखते जाएंगे। विशाली बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। किरण जी आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। विशाली पहले तो आपका टेक निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आपकी कैलकुलेशंस क्या कहती है? हमारे को तो ये लगता है कि एफआईएस की होल्डिंग और इस समय जो ट्रिगर पास हो रहा है यूएस वाला, एक बार एक छोटा सा बेस बन जाए, मार्केट भी बेस बनाना चाहता है बट उसको कोई ट्रिगर नहीं मिल रहा। एक ट्रिगर मिलेगा तो शायद पुल बैक आएगा, और इंडिया विक्स का कूल होना सबसे ज़रूरी है। मेरे लिए इंडिया विक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। विशाली आपकी कैलकुलेशंस क्या कह रही हैं? वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। सो यस, कल निफ्टी ने एक अच्छा सा करेक्शन दिया। टेक्निकल सपोर्ट आ रहा है 23,800। अगर ये सपोर्ट हम डिसाइसिवली तोड़ते हैं तो 23,500, 23,300 के एक दूसरा सपोर्ट लेवल है। सो फिलहाल जैसे कल हमने देखा कि एक अच्छा सा सेलिंग प्रेशर आया, 23,800 पे मार्केट रुकी है, और उसके कंपैरिजन में स्टिल टू एन एक्सटेंट बैंक निफ्टी में फिर भी इतना डैमेज नहीं हुआ है। सो नियर टर्म बेसिस हम बोलेंगे 51,200 का ही सपोर्ट है। अगर वो सपोर्ट टूटता है तो 51,000, 50,800 की रेंज डाउनसाइड दिख रही है। तो कल हमने देखा कि एक्चुअली पीएसयू बैंक्स में थोड़ी स्ट्रेंथ दिख रही थी और फ्रंटलाइन प्राइवेट बैंक्स में थोड़ी कमजोरी दिख रही थी। तो आई थिंक कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाता है। एसबीआई कल तेजी में था, बाकी के बैंक सब सेलिंग में था। सो बैंक निफ्टी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है जितनी रेस्ट ऑफ द इंडेक्स में हमने कल देखा, एनर्जी इंडेक्स वगैरह में जो सेलिंग प्रेशर आया था। सो फॉर नाउ मैं कहूंगी एक बाउंस, जैसे आप भी बता रहे थे, 24,200 का 250 का रेजिस्टेंस दिख सकता है, तो एक यहाँ से बाउंस आ सकता है। तो थोड़े से बाउंस की उम्मीद ज़रूर करें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही, और ख़ास तौर से पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स पर भी नज़र आएगी। जी हाँ, कल हमने देखा कि कई सारे काउंटर्स, एसबीआई में एक अच्छी रिकवरी रही, बीओबी अपने आप को होल्ड करने में कायम था, पीएनबी में मूव था। तो आइए इन पे क्या होगी आज रणनीति ये भी समझेंगे, पर सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं। एक एक करके उनकी स्टॉक कॉल्स लेना शुरू करेंगे। एंड किरण जी आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग, बताइए आज के लिए क्या होगी आपकी रणनीति और कौन से स्टॉक्स पर है आपकी नजर? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर मार्केट की हम बात करें तो जिस तरह से कल पैनिक लो से मार्केट में रिकवरी आई है, कहीं ना कहीं चांसेस है कि हम आज का सत्र वैसे जो इलेक्शन रिजल्ट है उसके कारण साइडवेज हो सकता है, लेकिन इस साइडवेज के अंदर काफी चुनिंदा स्टॉक है जो अपने प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल के आसपास, या तो मार्केट इस खराब परिस्थिति में होने के बावजूद भी काफी अच्छे रिटर्न्स या तो पोजीशन में है, वहां पे हम लॉन्ग पोजीशन कर सकते हैं। सो 2 स्टॉक है। पहला स्टॉक है भारत फोर्ज। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। लोअर टाइम फ्रेम के आसपास आप देखोगे तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। कल हमने लॉन्ग बिल्डअप देखा है और इवन पिछले 5 दिन से लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। अब यूएस इलेक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड स्टॉक है भारत फोर्ज, तो हाई वोल्टाइल रहेगा, लेकिन इस हाई वोल्टाइलिटी के अंदर मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 1420 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे 1460 के आसपास के टारगेट के लिए, एंड 1394 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। दूसरा जो कॉल है वो पीएसयू बैंक्स के अंदर है। कल हमने आपके चैनल पे एसबीआई रिकमेंड किया था 810 के आसपास, 840 के टारगेट के लिए, जो टारगेट ऑलमोस्ट आ चुके हैं। सेम में अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट देखोगे तो वो भी अपने 100 डेज 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट हो रहे हैं। इस काफी खराब मार्केट में भी मार्केट को स्ट्रेंथ दिए हुआ है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी आप 250 के आसपास लॉन्ग कर सकते हो। और ये थोड़ा हमारा पोजिशनल कॉल है, 290 तक के हमारे टारगेट है एंड 234 एज अ स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा आप एक आध हफ्ते के लिए होल्ड कर सकते हो, 290 तक के लेवल आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने के लिए मिल सकते हैं।
तो पीएसयू बैंकिंग सेक्टर से बैंक ऑफ बड़ौदा पर खरीदारी की राय 290 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं। और इसी के साथ भारत फोर्ज इस स्टॉक पर भी खरीदारी की राय। और इस बीच हमारे साथ रचना वैद्य भी जुड़ चुकी है। रचना, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताएं आज के ट्रेडिंग के लिहाज से कौन से स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज होंगे? जी गुड मॉर्निंग। एंड मेरे हिसाब से मार्केट में कोई रैलीज जो है वो टिकना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो मेरा रुझान आज के लिए डाउनसाइड पे ही रहेगा। और दो काउंटर्स रहेंगे मेरे जहन में, दोनों हम शॉर्ट करेंगे। एक होगा एक्सिस बैंक और एक होगा नवीन फ्लोरो। दोनों के नवंबर के फ्यूचर्स की बात करेंगे हम। एक्सिस बैंक में जो है कल 200 पीरियड एवरेज के नीचे प्राइस बहुत स्ट्रांगली स्लिप हुआ है और लो ऑफ द डे के आसपास ये काउंटर जाके बंद हुआ है। दिन भर में कहीं कोई रिकवरी नहीं दिखी, जब पूरे मार्केट में दिखी थी तब भी नहीं। तो यहाँ पे अगर 1156 के एसएल के साथ अगर इसको शॉर्ट करा जाए तो डाउनसाइड पे इसका टारगेट रहेगा 1125। और दूसरा जो मेरा काउंटर है दैट इज नवीन फ्लोरो। नवीन फ्लोरो में भी सारी की सारी जो रैलीज आ रही है पिछले 4-5 दिनों से इक्वली फोर्स के साथ वो शॉर्ट हो रही है। तो यहाँ पे हम अभी 3328 पे बैठे हुए हैं। अगर 3350 के एसएल के साथ इसको भी शॉर्ट करा जाए तो यहाँ पे डाउनसाइड पे टारगेट हो सकता है 3280 का। ठीक है, एक तो नवीन फ्लोरिन आप बता रहे हैं और दूसरा आप बता रहे हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक तो बकायदा आपके एक शॉर्ट कॉल भी है। नवीन फ्लोरिन का भी लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ गए। 3280 तक का टारगेट है, 3350 का एक एसएल है। तो स्लाइटली वीकनेस भी है मार्केट्स के अंदर, वो रिफ्लेक्ट हो रही है। ये बढ़ता हुआ विक्स और मार्केट के अंदर सेंस ऑफ अ कन्फ्यूजन ट्रेड करता है। एक एनालिस्ट है जिनको 2 ट्रेड अच्छे दिखे इसी मार्केट में, उन्होंने कहा कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा और भारत फोर्ज लो। एक दूसरे एनालिस्ट हैं जिनको लग रहा है कि मार्केट की वीकनेस है वो थोड़ी प्रोपेल होगी यानी कि और बढ़ेगी, उन्होंने आपको 2 मंदी के सौदे भी ट्रांसफ़र करवा दिए, यानी कि एक एक्सेस करवाया और दूसरा नवीन फ्लोरिन। कहने का मेरे मतलब है कि यही मार्केट, यही विक्स है जो आपको थोड़ा इधर उधर कर रहा है। विशाली पारिक से भी उनके ट्रेड समझ लेते हैं। विशाली मैम, आपके ट्रेड? मैं कैश कैटेगरी में से चूज करूंगी। एक तो है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन। चार्टिकली ऑल्सो इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग और मुझे ये सही लग रहा है ये लेवल से। 980 के स्टॉप लॉस के साथ पोजिशनल ट्रेड रहेगा 1100 का। और दूसरा जो स्टॉक मैं चूज कर रही हूँ वो है हिंदुस्तान जिंक। जैसे कि स्टॉक में भी एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी है और स्टेबिलिटी दिख रही है। 515 के स्टॉप लॉस के साथ 580 का टारगेट मैं रेकमेंड करूंगी। जिंक आपका एक ट्रेड हो गया, 580 तक का टारगेट है। मैम यही सौदा है, इसके अलावा कुछ और भी देना है आपको? नहीं, फिलहाल मुझे यही ठीक लग रहा है। और जैसे कि सेल में मुझे एक्सिस बैंक के साथ कोटक बैंक भी थोड़ा वीक दिख रहा है, तो आई थिंक इट विल बी अ सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी। तो एक सेल का भी ट्रेड है, वैसे तो कोटक है, वो भी आप ध्यान रखिएगा। बड़ी हैरानी है कि बैंक्स में ही अपने आप में अलग अलग डिविजन्स हैं। ये बात सच है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की कल की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी थी, लेकिन ये बात भी उतनी सच है कि एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, इंडसन, HDFC, ये कुछ बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं, अभी तक इसमें कोई स्पार्क नहीं दिखा। इतना मार्केट नीचे आने पर भी स्पार्क नहीं आ रहा। ये थोड़ा एब्सर्डिज्म जो है वो मार्केट के अंदर प्रिवेल कर रहा है। सभी के सौदे एक बार जरा दिखाते जाइएगा स्क्रीन पर। किरण सर ने जो ट्रेड दिए हैं भारत फोर्ज है, आप नोटिस कीजिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा वो कह रहे हैं थोड़ा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, उनकी 2 बाय कॉल। रचना मैम की तरफ से है एक्सिस बैंक, वो कह रहे हैं कि एक्सिस बैंक को बेचा जाए और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बेचा जाए। स्मार्ट रहना इस मार्केट के अंदर आप, क्योंकि मार्केट एक ऐसी जगह पे खड़ा है, 16.5 17.5 का विक्स है, ये दोनों का भाई है। वो तेज़ी वालों को भी लगेगा कि मेरे को सपोर्ट कर रहा है और मंदी वालों को भी लगेगा मेरे को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए बढ़ा हुआ विक्स ये चीज़ नोटिस करवाएगा। रचना मैम का दूसरा ट्रेड है नवीन फ्लोरिन। विशाली मैम ने जो ट्रेड दिया हिंदुस्तान जिंक दिया, ड्रेजिंग कॉर्प है और साथ ही एक सेल कॉल जिस पे वो स्लाइटली नेगेटिव है, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। सभी के सभी ट्रेड आपने नोटिस कर लिए होंगे। ठीक, इस बीच मेरी सहयोगी का कल जन्मदिन था, कल किसी वजह से मैं उनको विश नहीं कर पाया, आज मौका मिला, अभी मेरे को थोड़ी देर पहले पता लगा तो मैं उनको जरा विश कर देता हूँ। आशीषा, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बट बिलेटेड। कल आपका जन्मदिन था, आई होप आपने काफ़ी अच्छे से अपने जन्मदिन को मनाया होगा। मैं तो दिल्ली में बैठा हूँ इसलिए मेरे को हवा नहीं लगी, लेकिन अगर मैं मुंबई में होता तो शायद अच्छे से आपको विश कर पाते। शुक्रिया डिम्पी। और हाँ, मैं तो ऑफिस आई थी लेकिन फिर भी अच्छा दिन था।
चलिए, ऑफिस आई और अच्छा दिन, ये अपने आप में डेडली कॉम्बिनेशन है, बट हुआ, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं जरा, जिन्हें को अपने साथ मैं जोड़ लेता हूं ताकि वो आपको ये बता पाएं कि इस समय अर्निंग्स कौन कौन सी आई कल बाजार बंद होने के बाद, अच्छी बुरी एवरेज सब कुछ आपको बताते जाएंगे। जिन्हें गुड मॉर्निंग, जरा बताइए प्लीज़। जी बिल्कुल, अर्निंग्स के दम पे अगर हम स्टॉक्स में फोकस नज़र डालें तो ग्लैंड फार्मा पहला स्टॉक रहेगा। अगर हम नेट प्रॉफिट में देखें तो वहाँ पे 16% का करीब फॉल नज़र आया है। वही मार्जिन्स पे भी हमें प्रेशर दिखता हुआ नज़र आ रहा है, 2.5% का मार्जिन्स देखने मिल रहा है। उसके अलावा IRCTC होगा दूसरा स्टॉक जिस पे फोकस बना रहेगा। रेवेन्यू में देखें तो वहाँ पर हमें बढ़ावत नज़र आई है 7% की, लेकिन वही EBITDA मार्जिन से वहाँ पर भी हमें करीब 2% का एक दबाव देखने मिल रहा है IRCTC पर, तो ये भी रहेगा फोकस में। आगे बढ़ेंगे, ABB इंडिया की बात करेंगे। Q3 CY24 का कंपनी ने रिजल्ट्स पेश किया था। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो वहाँ पे 5% का ग्रोथ नज़र आया है। वहीं मुनाफे में भी करीब 21% का ग्रोथ नज़र आया है, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, बट एक फोकस यहाँ पर भी नज़र आएगा। इसी के साथ अमरा राजा बैटरीज, यहाँ पर भी एक फोकस रहेगा कंपनी के। अगर हम रेवेन्यूज़ देखें तो वहाँ पर 9.8 करीब 10% का ग्रोथ नज़र आया है, लेकिन मुनाफे में वहाँ पर दबाव कंटिन्यूसली हमें देखने मिला है। 1% का दबाव मुनाफे में भी नज़र आया है। इसी के साथ कंपनी ने एक एडिशनल 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट को भी अप्रूवल दिया है। अपनी होली ओन सब्सिडरी में कंपनी 1000 करोड़ का एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेगी। इसके अलावा BSE आज एक फोकस में रहेगा क्योंकि NSE ने अपने Q2 के नतीजे पेश किए थे। अगर हम NSE के नतीजे देखें तो टोटल इनकम में 25% का ग्रोथ देखने मिला है। वहीं नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो 57% का एक बड़ा जंप नज़र आया है, तो इसी के चलते BSE में भी आज हमें थोड़ा एक्शन नज़र आ सकता है। बात करेंगे रेमंड की अगली, तो रेमंड फोकस में रहेगा। अगर हम आय की बात करें तो करीब डबल होते हुए नज़र आए, दुगने से भी ज़्यादा आय हुआ है। लेकिन मुनाफे की बात करें तो वहाँ पर एक शार्प फॉल नज़र आया, 63% का एक शार्प फॉल नेट प्रॉफिट में नज़र आया है। बात करेंगे KEC इंटरनेशनल की, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। टोटल मुनाफे की बात करेंगे तो वहाँ पे हमें एक 53% का जंप नज़र आया है। वहीं आय में भी अच्छी खासी 14% की ग्रोथ नज़र आई है। इसके अलावा बाटा इंडिया ने भी अपने नतीजे पेश किए थे। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वहाँ पे एक अच्छा 53% का ग्रोथ नज़र आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वहीं EBITDA में हमें थोड़ा दबाव देखने मिला है क्योंकि 4% से हमें EBITDA में वहाँ पे दबाव देखने मिला है। इसके अलावा दूसरे खबरों के दम पे अगर हम शेयर्स देखें तो आइशर मोटर्स फोकस में रहेगा क्योंकि रॉयल इनफील्ड जो है उसने इलेक्ट्रिक बाइक सेगमेंट में फोरे किया है, एंट्री की, और इनका जो नया ब्रांड है उन्होंने अनवील किया है फ्लाइंग फ्ली ब्रांड के अंदर। इसके अलावा RVNL भी फोकस में रहेगा। कंपनी L1 बिडर निकल कर आया है। कंपनी का जो टोटल प्रोजेक्ट है ये L1 कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट वो है 625 करोड़। और लास्टली NTPC ONGC ये दोनों स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। कंपनी ने मिलकर एक JV फॉर्म की है जो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को परस्यू करेंगी। ठीक है, ये काफ़ी सारे खबरों वाले शेयर्स और अर्निंग्स दोनों ही आपको बता दी जिन्हें बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। और इस बीच आपको बता दें आइशर मोटर्स की तस्वीरें भी आप देख पा रहे थे, और हमारे सहयोगी जो इटली से जुड़े थे सुमित चतुर्वेदी, उन्होंने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई। कल बाइक फाइनली वो लॉन्च हुई, ई-व्हीकल्स है ये, और ये फाइनली लॉन्च हुई है। और सृष्टि से थोड़ा आइडिया ले लेते हैं क्योंकि वो ऑटो कवर करते हैं। सृष्टि, एक तो इसकी ज़रा खूबसूरती बताइए, क्या क्या इसकी USP है, फिर हम स्टॉक स्पेसिफिक रचना वैद्य से पता करेंगे। रचना मैम, जब तक आप आइशर मोटर के प्लीज़ चार्ट देख लो, जब तक सृष्टि से हम ये पता कर लेते हैं कि ये बाइक कितनी इंपॉर्टेंस रखती है मार्केट्स में। सृष्टि काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। और देखिए आइशर मोटर्स ने, जहाँ तक मुझे याद है, 1-1.5 साल पहले ये क्लियर किया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में वो एंट्री करेंगे। पिछली बार भी जब मिलान में ये पूरा फेस्टिवल अनाउंस था तो वहाँ पे उन्होंने अनाउंसमेंट ज़रूर की थी कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तैयारी कर रहे हैं। अब जो उन्होंने बाइक को शोकेस किया है, पर ये जो बाइक है 2026 में रोड्स पे आती हुई दिखेगी, पर एक काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट है पूरे 2 व्हीलर सेगमेंट में, क्योंकि डिम्पी देखिए धीरे धीरे करके यहाँ पर भी अब कॉम्पिटिशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपको याद होगा काफ़ी सिर्फ 2 प्लेयर्स थे इस पूरी इंडस्ट्री में, जो कि एक रिवॉल्ट मोटर्स था, साथ ही साथ देखिए तो अल्ट्रा वायलेट करके कंपनी है। सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल बाइक्स उपलब्ध थी, पर हाल फिलहाल ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से भी उन्होंने अपने बाइक को शोकेस किया। हालांकि उसकी जो बुकिंग नंबर्स है वो अभी इतने एक्साइटिंग नहीं है, पर अब आइशर मोटर्स जब ये एक एंट्री कर रहा है, जिस तरीके से हम जानते हैं कि ये लीडर है 250+ सेगमेंट CC सेगमेंट की बाइक्स में, और उससे
उससे भी ऊपर की जो बाइक्स है, काफ़ी प्रीमियम कैटेगरीज की बाइक्स आती है आयशर मोटर्स की। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में ये बाइक आना बहुत बड़ा महत्व रखेगी, क्योंकि ये पूरी इंडस्ट्री में जो ट्रांजिशन हो रहा है इसको नोट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कल हमने कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी देखे थे जहाँ पे आयशर मोटर्स की बाइक कैटेगरी और टेस्ला को लेकर कंपेयर किया था कंपनी के एमडी सिद्धार्थ लाल ने, और काफ़ी शानदार बाइक भी दिख रही है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, काफ़ी खूबसूरती के साथ इस बाइक को बनाया गया है। जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ज़रूर है, मैं इसको देख भी रही थी। तो अभी फ़िलहाल अगर हम देखें तो ये तो शोकेस की है बाइक, बट 2026 में जब ये लॉन्च होगी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किस तरीके की बुकिंग आती है। और मेरा ये भी मानना है कि अब जब हम देखेंगे अगला आने वाला जो साल है डिम्पी, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि पैसेंजर व्हीकल, टू व्हीलर कैटेगरीज में ढेर सारे जो मॉडल्स हैं वो आपके उतरते हुए दिखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में। तो एक साल के पीरियड में जिस तरीके का ट्रांजिशन या फिर जिस तरीके का एक्साइटमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल कैटेगरी में आते हुए दिखेगा वो काफ़ी सराहनीय होगा। 2025 के बाद एक नया युग सा शुरू होने जा रहा है बाइक्स के अंदर, वो ई व्हीकल्स के ज़रिए होगा। और इसमें ये दो बाइक जो आपने पहले एक ओला की भी तस्वीर दिखाई थी और इसका आयशर की तस्वीर भी आप देख लीजिए। बाद अब 4 व्हीलर्स भी काफ़ी तैयारी कर रहे हैं। रचना मैम, आपने आयशर का चार्ट एक बार देख लिया होगा, ज़रा बताइएगा स्ट्रेंथ कितनी है, पावर कितनी है इसके अंदर? जी, मैंने आयशर का चार्ट देख लिया। ये बेसिकली काउंटर काफी सारे टाइम से साइडवेज कंसोलिडेशन में बैठा हुआ है। हालांकि हायर रेंज पे हायर रैली के बाद उसने कंसोलिडेशन करा है, तो मेरे हिसाब से ये कंसोलिडेशन फाइनली जो है वो अपसाइड पे ही ब्रेकआउट देना चाहिए। पर वो ब्रेकआउट का लेवल होता है 5050 के ऊपर, और ये जो रेंज जिसमें कंसोलिडेशन कर रहा है वो उसका लोअर एंड ऑफ द रेंज है 4600 के करीब। तो या तो कोई डिप मिले जब मार्केट में पूरी करेक्शन चल रही है इस टाइम पे, उसमें अगर यहाँ पे भी करेक्शन आ जाए और अगर 4600 के आसपास कोई एंट्री मिले तो एक वो एंट्री होगी जो लेने लायक रहेगी। और दूसरी एंट्री मिलेगी अगर ये 5050 को, ये 5000 को क्रॉस करते हुए नजर आएगा तो, और तब तो या तो 5000 के ऊपर की ब्रेकआउट पे बाइंग करें जहां पे एक अगला अपस्विंग बनना चाहिए जो कि करीब करीब 1000 पॉइंट तक का हो सकता है, और या तो फिर डिप में अगर मार्केट लेके जाता है इस काउंटर को भी तो 4600 के सपोर्ट को ध्यान में रखें। वहां पे जब बनेगा प्राइस लेवल अगर बनेगा तो वहां पे एक अच्छी एंट्री बन सकती है। दो हिस्से हो गए, या तो इसको 5000 के ऊपर बाय करना या तो डिप में बाय करना। डिप वाली बाय की जो स्टैंप है हमने लगा दिया आपके लिए, 4600 से नीचे जाएगा तो फिर दिक्कत क्रिएट करेगा। कोशिश करना जितना 4600 के करीब खरीद पाओ उतना बेहतर है। फिर 5050 तक के टारगेट है, ये पहला हिस्से का ट्रेड है। नहीं तो 5000 के ऊपर तो वैसे भी एक ट्रेड एक्टिवेट हो ही जाएगा। तो ये कुछ ट्रेड है जो हम आपके सामने रख रहे हैं, आप देख भी पा रहे होंगे। ONGC की भी एक खबर आ रही है नीचे, हमने खबरों वाले शेयर्स में डाली हुई है, जरा दिखाइएगा। और वैशाली में आप जरा ONGC चेक कर लीजिए, ये ट्रेड बनता आज के लिए, खबर भी दिखाइएगा स्क्रीन पर। सो आई थिंक ONGC अगर देखें तो 260 का एक स्टॉप लॉस के साथ एक बाउंस बैक की उम्मीद रख सकते हैं। 283 तक ये एक रेजिस्टेंस है। 283 को क्रॉस करता है तो फिर इसमें एक फर्दर बाउंस बैक आ सकता है 300 तक। सो फिलहाल एक छोटा सा ट्रेड बन सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 283। 283 तक का एक ट्रेड पहले बनता है ONGC का, ये चार्ट दिखाइएगा। और फिर बाद में 300 तक भी जा सकता है। बट जो भी आप ट्रेड लें, जितने भी हम शेयर्स डिस्कस कर रहे हैं, जैसे विशाली मैम ने बताया, रचना मैम ने बताया, किरण जी ने बताया, इन सब में एक चीज़ तो इनके कहने के बिना ही मैं ही आपको बता देता हूँ कि थोड़ा वॉल्यूम कम करके ट्रेड करना। अच्छे से हैंडल करोगे तो इस तरह के मार्केट के अंदर भी पैसा बनेगा। अगर ज़्यादा कर लोगे तो इस तरह के मार्केट के अंदर बहुत स्पीड से पैसा जाएगा। छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और शेयर्स आपके सामने रखेंगे। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स आज कहां पर आई हैं, क्योंकि ढेर सारे काउंटर्स हैं जहां पर नतीजों के बाद ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स आई हैं। आइए समझ लेते हैं, और वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये पूरी लिस्ट के साथ। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताइए कहां पर है रिपोर्ट्स? गुड मॉर्निंग। तो आज
बैटरी मैन्युफैक्चरर्स जो है वो काफ़ी फोकस में रहने वाले हैं, क्योंकि दोनों बैटरी मैन्युफैक्चरर्स पे प्राइस टारगेट कट्स आए हैं। सबसे पहले एक्साइड सिटी खरीदारी की सलाह प्राइस टारगेट 600 से काट के 540 का किया है। इनका कहना है कि बेसिकली अगर आप नतीजों में एबिटा देखेंगे तो वो अनुमान से काफ़ी कम था। मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया है कि स्ट्रॉन्ग डिमांड है, लेकिन ये डिमांड ट्रेंड्स को देखना चाहेंगे कि एक्चुअली डिमांड ट्रेंड्स कैसे रहते हैं, इसके लिए प्राइस टारगेट कट किया है। वही नमूरा ने भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है, लेकिन 589 का प्राइस टारगेट दे रहे हैं। इनको भी इस कंपनी का एबिटा जो है वो अनुमान से कमज़ोर नज़र आ रहे थे। इसके अलावा अमारा राजा, यहाँ पे नुवामा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है, लेकिन इन्होंने प्राइस टारगेट काटे हैं। 1980 से काट के सीधे 1580 का दिया, यानी कि अपने प्राइस टारगेट में 400 रुपये के आसपास की कमी जो है वो इन्होंने की है। इनका बेसिकली कहना है कि जो नतीजे है वो तो अनुमान के मुताबिक थे, कोर बिजनेस जो है वो स्टेबल था, लेकिन जो लिथियम बिजनेस ये कंपनी करने वाली है उसके लिए ये कम मल्टीपल्स दे रहे हैं, तो वो एक दिक्कत की बात है। इसके लिए ये यहाँ पे अपने प्राइस टारगेट्स काट रहे हैं। अब बात करते हैं अपोलो हॉस्पिटल की, तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट का कॉल है, 7110 का प्राइस टारगेट ये दे रहे हैं। इनका कहना है कि वर्ली में ये जो 500 बेड का एडिशन कर रहे हैं उसके चलते मेट्रोज़ में इनका ओवरऑल मार्केट शेयर जो है वो 57% से बढ़ के यहाँ पे 60% के आसपास हो जाएगा। ओवरऑल इनका मिक्स जो होता है उसमें रेवेन्यू शेयर की बात कर रहा हूँ मैं। HDFC बैंक सिटी की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है, प्राइस टारगेट 1990 का दे रहे हैं। इनका कहना है कि HDB ने जो IPO के लिए फाइलिंग की है वो मैंडेटरी था, और कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर इनका देखेंगे HDFC बैंक के मार्केट कैप में ये करीब 2.8 से 4.3% के आसपास जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा। ABB UBS की रिपोर्ट है, न्यूट्रल का कॉल है, 9100 रुपये के प्राइस टारगेट ये दे रहे हैं। इनका कहना है कि Q3 के अगर आप नंबर्स देखेंगे तो थोड़े बहुत मिस है, खासकर एबिटा देखेंगे, अगर आप टॉप लाइन देखेंगे तो वहाँ पे एक मिस है, लेकिन हाँ एबिटा मार्जिन जो है वो अनुमान से थोड़े अच्छे हैं। अब कुछ निफ्टी के लेवल्स के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि CLSA के लॉरेंस बेलांको जो है उनके तरफ से जो टिप्पणी आई है वो आपको बताता हूँ। इनका कहना है कि अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में खासकर जो जनरल इलेक्शंस थे उसके बाद यहाँ पे एक बेयर ट्रैप जो है वो देखने मिला है। हालांकि इनका कहना है कि जो ब्रेकडाउन सपोर्ट है डाउन साइड पे 22,990 का है, जो कि 200 DMA जो है 23,490 के जस्ट नीचे है। तो ये जो 22,990 और 23,493 का एरिया है ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो री एंट्री पॉइंट के लिए एक मोमेंटम इंडिकेटर बन के नज़र आता है, ये इनका कहना है। और बर्नस्टीन की भी एक रिपोर्ट है जहाँ पे इंडिया स्ट्रैटेजी में वो कह रहे हैं कि जो डाउन साइड है निफ्टी में यहाँ पे थोड़ा लिमिटेड दिख रहा है इनको, और जो करंट लेवल्स इनके टारगेट्स है अभी भी 23,500 के ईयर एंड के वो इंटैक्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण, ये पूरी लिस्ट हमें बताने के लिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक भी रिपोर्ट्स आई हैं, साथ ही साथ निफ्टी के ऊपर भी रिपोर्ट्स आई हैं, जहां पे CLSA के लॉरेंस ब्लैंको की तरफ से भी एक रिपोर्ट आई है। वो कह रहे हैं कि बेयर ट्रैप में जो है थोड़ा सा प्राइस एक्शन ज़रूर होते हुए देखा, और जनरल इलेक्शन यानी कुछ महीनों के बाद जब हमने ये मूवमेंट देखा उसके बाद जो है थोड़ी सी गिरावट ज़रूर हावी हुई निफ्टी में, और अभी भी थोड़े से और डाउन साइड के पोटेंशियल्स या फिर दरवाजे खुलते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ बर्नस्टीन का भी ये मानना है कि मौजूदा स्तरों से, क्योंकि जिस तरीके से अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, हो सकता है थोड़ा सा हम और करेक्शन दिखाएं। हालांकि आज के लिए हमने रणनीति जरूर समझी है, पर किरण मैं आपसे एक बार इस पे व्यू लेना चाहूंगी कि क्या पोजिशनली या फिर नियर टर्म में आपको लगता है कि हम करीब 23,500 के भी आसपास आ सकते हैं और उन लेवल्स को रीटेस्ट करके थोड़ा और कमजोर हो सकते हैं। पोजिशनली आपका क्या व्यू बन रहा है निफ्टी 50 पे, और आप कितनी सहमति रखते हैं CLSA की इस रिपोर्ट से? ऑनेस्टली अगर मैं टेक्निकली हम बात करें तो करीबन हमने देखा था कि निफ्टी ने जो अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज है वो अप्रैल में 2023 को ब्रेक किया। हालांकि एक आध महीने के तक निफ्टी 200 डेज डीएमए के नीचे रहा, उसके बाद तुरंत हमने देखा कि 200 डीएमए के ऊपर चला गया। तो वो स्टेडी जो बुल रन है वो 23 मई से चल रहा है। वहीं से अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है नंबर 1। इसी ट्रेंड लाइन के साथ अगर आप मोमेंटम इंडिकेटर को कनेक्ट करते हो तो वहां पे बुलिश डाइवर्जेंस ऑलरेडी प्लॉट हो चुका है, कंफर्मेशन इज पेंडिंग। जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमने डेली चार्ट पे देखी थी उसके टारगेट्स जो है वो 23,800 24,000 के बीच में से जो आ चुके हैं। एक और लास्ट बात मैं बताना चाहूंगा कि अक्टूबर महीने में भी अगस्त 2024 में भी हमने देखा था कि निफ्टी ने 23,700 800 के बीच में काफी
अच्छा एक बॉटम बनाया था। तो ये 3 बड़े अहम मैं ऐसा बोलूँगा कि बॉटम है, जहाँ से चांसेस है कि हम बॉटम बना सकते हैं। और हमने लास्ट अप्रैल से लेके अब तक की रैली देखी थी, इसके ऊपर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लेस करते हो, तो 50% का जो रिट्रेसमेंट रेशियो है, वो भी 23,700 है। सो चांसेस आर वेरी लेस कि हम इवन 23,500 को भी टेस्ट करेंगे। नो डाउट अभी जिस तरह से मार्केट के अंदर या तो ग्लोबल क्यूज चल रहे हैं, वोलेटिलिटी हैज टू बी देयर, बट चांसेस आर वेरी लेस कि हम 23,500 को ब्रेक करें। तो any dips towards 23,700, 23,800 even at current market price, we are quite optimistic on market कि हम यहाँ पे हमें लॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि एक महीने पहले 26,000 पे everyone was bullish, और आज अगर 23,700 है and everyone is become bearish, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओवरऑल मार्केट के अंदर सेंटीमेंट चेंज हुआ है, रेस्ट नथिंग इज चेंज। तो वी आर क्वाइट बुलिश। 23,500 के स्टॉप लॉस के साथ हम पोजिशनली बाई कॉल दे रहे हैं। 3,500 एक लेवल ज़रूर है, बट उसके स्टॉप लॉस के साथ हम अपना नज़रिया बुलिश बना सकते हैं। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो है किरण ने भी सामने रखे कि किस तरीके से 23,700 800 की जो रेंज है वो एक अहम सपोर्ट बन चुकी है मार्केट्स के लिए और निफ्टी 50 के लिए भी। और उनका ये भी उन्होंने सही बताया कि देखिए 26,000 के आसपास थे तो सब बुलिश थे। अब इतने करेक्ट होने के बाद आम तौर पे आप देखेंगे कि काफ़ी बेरिश व्यू नज़र सामने आ रहा है। तो ऐसे में थोड़ा सा अपना व्यू पॉइंट भी चेंज करना चाहिए। और जी हाँ, जिस तरीके से हम बता भी रहे हैं, हाईलाइट भी कर रहे हैं कि बड़ा ट्रिगर इलेक्शंस का रहेगा और एक बड़ी मूव जो है दोनों ही साइड आते हुए दिख सकते हैं, उसके लिए भी हमें तैयार ज़रूर रहना चाहिए। बस स्टॉक स्पेसिफिक भी आज एक्शन काफ़ी देखने को मिल सकता है और बैटरी मैन्युफैक्चरर्स पर भी नज़र रहेगी, क्योंकि एक्साइड और हमारा राजा दोनों के ही नतीजों की बात करें तो कुछ खास नतीजे इस बार नहीं आए हैं। साथ ही साथ कोई नई और मेजर अनाउंसमेंट्स भी नहीं आई हैं। दोनों ही कंपनीज ने लिथियम आयन बैटरीज के लिए टाई अप ज़रूर किए हैं, पर मार्केट्स थोड़ा बहुत ये भी उम्मीद लगा रहे थे कि क्या जो है नए कैंडिडेट्स या फिर नई पार्टनरशिप्स के अनाउंसमेंट हो, तो फिलहाल वो होते हुए नहीं दिखा है। इसीलिए ब्रोकरेजेस की तरफ से थोड़े से टारगेट प्राइस कट भी आए हैं। एक बार रचना जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी एक्साइड इंडस्ट्रीज और साथ ही हमारा राजा, क्या यहाँ पे और भी वीकनेस हावी हो सकती है और यहाँ कौन से लेवल्स ध्यान में रखें? जी, जहाँ तक एक्साइड की बात है तो एक्साइड में वीकनेस तो है और प्राइस इंपॉर्टेंट सपोर्ट में बैठा हुआ अगर 440 होल्ड कर गया तो यहाँ से एक उम्मीद बन सकती है कि हम दोबारा से एक अपस्विंग जनरेट करें। लेकिन 440 अगर टूट गया तो फिर हम 420 की तरफ और 410 की तरफ भी जा सकते हैं। ओवरऑल मार्केट के टेक्सचर को देखते हुए 440 के होल्ड करने के चांसेस कम है, तो इसीलिए ये वीकनेस जो है मेरे हिसाब से बरकरार रहेगी। और हमारा राजा की जहां तक बात है तो इसमें भी प्राइस ने काफी टाइम से करेक्ट करा है, हालांकि अभी एवरेजेस के ऊपर आके बैठा है। एक्साइड के कंपैरिजन में हमारा राजा की कंडीशन बेटर है और यहाँ पे अगर 1330 से 40 के बीच में एक सपोर्ट जो है वो अगर होल्ड कर गया तो हम 1450 की तरफ जाने के लिए निकलेंगे, प्रोवाइडेड ओवरऑल मार्केट थोड़ी सी यहाँ से संभले। तो कंपैरेटिवली हमारा राजा इज बेटर एंड उसका सपोर्ट बनता है 1330-40 के बीच में। हमारा राजा जो है थोड़ा ज़्यादा बेहतर लग रहा है चार्ट्स के दम पे, और एक्साइड इंडस्ट्रीज थोड़ा सा और वीक हो सकता है, पर अहम लेवल्स सपोर्ट लेवल्स पे बैठा हुआ है। आप समझिए 440 से एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसको आपको ट्रैक करना चाहिए। अगर ये होल्ड करता है तो एक बाउंस बैक के लिए प्ले करना चाहिए, वरना और भी कमजोरी के साथ 420 410 के भी दरवाजे खुल सकते हैं। तो दोनों ही काउंटर्स पर आए, पर आज अगर हम देखें तो HDFC बैंक पर भी फोकस रहेगा, क्योंकि सिटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 1990 के टारगेट्स दिए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि HDB ने जो है इनकी सब्सिडरी है उसके लिए IPO के लिए फाइल कर दिया है। इसको और विस्तार से समझते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट वैल्यू अनलॉकिंग मूव रह सकता है HDFC बैंक के लिए। और मैं स्वागत भी करना चाहूँगी विवेक कारवा का, और उनसे ही समझेंगे कि HDFC बैंक किस तरीके से देखे फिलहाल मार्केट के इस जंक्चर पे। विवेक, वेरी गुड मॉर्निंग। आपका फर्स्ट टेक HDFC बैंक पे ही विवेक, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जो है उसको लेकर पॉजिटिव ज़रूर हो रहे हैं, पर आप कैसे देखते हैं HDFC बैंक को फिलहाल नियर टर्म के लिहाज से, कि क्या इतने मार्केट करेक्शन के बाद एक अच्छे लेवल्स पे है HDFC बैंक पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए, और ये HDB फाइनेंशियल्स का कितना बड़ा ट्रिगर साबित हो सकता है?
गुड मॉर्निंग सृष्टि जी और सब पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। तो देखिए, ब्रोकरेजेस चाहे भले ही अब बाई रेटिंग देते रहे एचडीएफसी बैंक पे, लेकिन पिछले 2-3 हफ्ते से जितनी बार भी अपनी बात हुई है, मैंने तो फर्स्ट चॉइस एचडीएफसी बैंक ही बोला था कि ये स्टॉक आपको लेना चाहिए इस बाजार में। तो मैं सरप्राइज नहीं हूँ, अब धीरे धीरे सारे ब्रोकरेजेस आएंगे और सबको अब लगने लग जाएगा कि एचडीएफसी बैंक सही में सस्ता है। देखिए 18 पी 19 पी के बीच में चल रहा है। अब जितना प्रॉब्लम्स होना था एचडीएफसी और एचडीएफसी के मर्जर के बाद में, वो सब बिहाइंड दी सीन्स है। अब आपको खाली एचडीएफसी बैंक का फ्यूचर देखना है। इस बाजार में भी देखिए इतना बाजार टूटा है, लेकिन एचडीएफसी बैंक करीबन आई थिंक 1780 के आजू बाजू जाके आज 1718-19 के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो मतलब 50-60 रुपए का ही फॉल हुआ है, जब बाजार काफी टूटा है कंपैरेटिवली अदर स्टॉक्स। आप अगर लार्ज कैप में भी देख लो तो क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट है, तो मुझे लगता है कि आपको लेना चाहिए ये लॉन्गर टर्म के लिए। 1900 तो क्या, मुझे तो लगता है कि ये 2000 पार करके 2100 तक का आपको दिखा सकता है, अगले 6 महीने में भी पॉसिबिलिटी है। हाँ, इकोनॉमी थोड़ा सा स्लो डाउन में है अभी, इन द सेंस अर्निंग्स, इकोनॉमी नहीं, अर्निंग्स स्लो डाउन में है। और अब अगर बाजार में इतना करेक्शन आया है और थोड़ा सा जिटरी है रिटेल इन्वेस्टर्स, तो बैंक्स को इजी होगा एफडी जो कासा है उसको इम्प्रूव करने का एक चांस है। तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव लग रहा है ओवरऑल, और मैं इस पे पॉजिटिव पिछले 1 महीने से ही था। बिल्कुल, तो ये राय एचडीएफसी बैंक पर। इस बीच ऑटो स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे। याद रखें, कई ऑटो स्टॉक्स निफ्टी के टॉप लूजर्स में कल के ट्रेडिंग सेशन में शामिल थे। हीरो मोटोकॉर्प 4.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं बजाज ऑटो में भी 3.5% की गिरावट दिखी। वैशाली, आपसे पूछना चाहूंगी, इन ऑटो स्टॉक्स पर आपकी क्या राय रहेगी कल की गिरावट के बाद? तो आई वुड से पूरा ऑटो सेक्टर में ही एक प्रॉफिट बुकिंग दिख रही थी, एंड आई थिंक ये फिलहाल काफी करेक्ट हो चुका है। सो ट्रेंड में तो ऑफ कोर्स कोई रिवर्सल नहीं है, मे बी थोड़ा स्टेबल हो सकता है। हालांकि कंपेयर टू ऑल दी ऑटो स्टॉक्स, आई थिंक महिंद्रा एंड महिंद्रा पोस्ट गुड रिजल्ट्स एक अच्छे से लेवल पे टिका हुआ है, बट कंफर्मेशन इन स्ट्रेंथ विल बी ओनली अबाउट 3000 लेवल। सो फिलहाल एक बाउंस की उम्मीद रख सकते हैं। 3000 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक फर्दर ऑन एक स्ट्रेंथ दिख सकती है। और ऑटो इंडेक्स पूरा जैसे कि मैंने बताया, अभी फिलहाल 200 डे मूविंग एवरेज पे होल्ड कर रहा है। सो यहाँ पे देखना है कि आर वी होल्डिंग ऑन और फर्दर करेक्शन आ रहा है। तो वेट एंड वॉच, जस्ट बाउंस की एक उम्मीद रख सकते हैं। तो बाउंस की एक उम्मीद ऑटो सेक्टर पर रख सकते हैं, लेकिन अभी वेट एंड वॉच की सलाह कुछ स्टॉक्स पर दी जा रही है। इस बीच एबीबी इंडिया स्टॉक पर नजर डालेंगे। याद रखें, नतीजे आए थे कल जो काफ़ी कमज़ोर थे। कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई है। यूबीएस का मानना है कि टॉप लाइन और एबिटा एस्टिमेट्स करीब 5 से 10% तक मिस हुए हैं। तो काफ़ी कमज़ोर नतीजे एबीबी इंडिया के। रचना, आपसे पूछना चाहूँगी, कैपिटल गुड्स कंपनी एबीबी इंडिया पर आपकी क्या राय होगी? एबीबी इंडिया जो है वो एक रेंज बाउंड रही है बहुत टाइम तक। आज वो रेंज में से मेरे हिसाब से तोड़नी चाहिए लोअर एंड ऑफ द रेंज, क्योंकि 7400 के करीब है। 7360 पे ऑलरेडी बैठा है प्राइस। मेरे हिसाब से आज ये 200 पीरियड एवरेज को भी तोड़ सकती है। और यहाँ पे एक बड़ी नेगेटिव प्राइस एक्शन का सेटअप मुझे लग रहा है। तो जब तक ये 7450 के नीचे रहेगा, तब तक मेरा व्यू इसके ऊपर नेगेटिव रहेगा। 7450 के एसएल के साथ यहाँ पे शॉर्ट करा जा सकता है, और डाउन साइड पे ये करीब करीब 7100 सबसे पहले जा सकता है। और अगर 7100 भी टूट गया तो 7000 की तरफ ये जा सकता है। ठीक है, अलग अलग स्टॉक्स जिनमें कल पोजीशनिंग काफ़ी अच्छी थी, मैं फटाफट से पूछता जाता हूँ। स्टॉक एक्सप्रेस शुरू कर देते हैं और उसमें आप स्टैंपिंग लगाते जाइएगा। मैं सभी मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने स्टॉप लॉस और टारगेट बताते जाएं, ताकि हम अच्छे से सब दर्शकों के सामने रख पाएँ। वैशाली, आपसे कर रहा हूँ शुरू। जरा 3-4 शेयर होंगे बैक टू बैक। फर्स्ट है डिक्सन टेक्नोलॉजी। आज खुलते इसको प्लस करना चाहिए, अगर हाँ तो इसका स्टॉप लॉस और टारगेट भी दीजिएगा। डिक्सन टेक कल अच्छा बंद हुआ है। तो आई वुड से कल के लो के स्टॉप लॉस के साथ इसको कंसिडर किया जा सकता है 1370 711, और टारगेट आप देख सकते हैं यहाँ से 15,000 का।
15,000 तक का टारगेट है। स्टॉप लॉस भी आ गया, अब छपा हुआ आ जाएगा स्टैंपिंग के फॉर्म में। विशाली, दूसरा शेयर है पीएनबी, इसको भी जरा चेक करना, कल इसकी क्लोजिंग भी काफ़ी अच्छी थी। आज ट्रेड लेना चाहिए पीएनबी? सो फॉलो ऑन ट्रेडिंग फिलहाल एक्चुअली नियर टर्म रेजिस्टेंस दिख रहा है पीएनबी 104 105 के आसपास। सो आई थिंक थोड़ा डिप में लेना बेहतर रहेगा नियर 100 लेवल्स, और स्टॉप लॉस रहेगा 98। ठीक है, एक और शेयर है वोल्टास, कल इसकी भी क्लोजिंग ठीक थी। वोल्टास एक बार जरा आप देख के बताएंगे आपका स्टॉप लॉस टारगेट क्या है इसमें, अगर आप इसमें ट्रेड लेना चाहें तो। वोल्टास, यस, सो वोल्टास मैंने कल ही हमने रेकमेंड किया था, एक्चुअली काफी करेक्ट हो चुका है, और स्टॉप लॉस आएगा इसमें 1620 का, और टारगेट आ सकता है इसमें 1700 का। ठीक है। आईटी कंपनीज पे भी कल काफ़ी अट्रैक्शन था, वापस से बनना शुरू हुआ था। परसिस्टेंट एक बार वैशाली आप चेक करना, इसका ओपन इंटरेस्ट ठीक है बट प्राइस एक्शन ज़्यादा नहीं था। आज चल सकता है क्या परसिस्टेंट? सो ओवरऑल हमने जैसे कल देखा कि मार्केट करेक्ट हो रही थी, फार्मा इंडेक्स और आईटी इंडेक्स कुछ डिफेंसिव एक्ट कर सकता है। सो परसिस्टेंट में अभी तक तो क्लैरिटी नहीं है, ओनली कंसोलेशन इज के एक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले चुका है। सो आई थिंक कल का लो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेगा। वो लो टूटता है तो प्रॉफिट बुकिंग फर्दर ऑन आ सकता है, बट टिल देन बाउंस की उम्मीद रख सकते हो टुवर्ड्स 5500। ठीक है, स्टॉप लॉस टारगेट, स्टॉप लॉस क्या है? 5500 टारगेट है, स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस रहेगा 5280। 5280, ठीक है। अभी हम ओपन के फ्रीज लेवल पे नहीं आए हैं, शायद 5280 के ऊपर ही ये फ्रीज भी हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ये स्टॉप लॉस वैलिड होगा, अगर ये 5280 के ऊपर फ्रीज नहीं होता तो स्टॉप लॉस वैलिड नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़े। अब मैं जरा रचना मैम से जरा 2-4 शेयर लेता हूँ। रचना मैम, कुछ शॉर्ट्स के शेयर आपसे चेक करवा लेता हूँ। हीरो मोटोकॉर्प कल कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो गया और वॉल्यूम भी इसमें ठीक था शॉर्टिंग करते समय। जरा हीरो मोटोकॉर्प चेक कीजिए, नियर बाय का सपोर्ट है या फिर छोड़ दें इसको आज के लिए? देखिए, हीरो मोटोकॉर्प जब तक 4900 के नीचे रहेगा तब तक ये वीक ही है, और ये 4650 तक जा सकता है। तो 4900 के एसएल के साथ और 4650 के टारगेट के साथ शॉर्ट करा जा सकता है। लॉन्ग के लिए इसको अवॉइड करना चाहिए। लॉन्ग के लिए अवॉइड करना चाहिए, हालांकि आज ये गैप के साथ भी खुल सकता है। अभी तो इंडिकेटिव टिक्स आना शुरू हुए हैं, ये सेटल कहाँ पे होता है ये बात की बात है, बट हाँ फिर भी थोड़ा इसको अवॉइड की कैटेगरी में डाल देते हैं। इसको लॉन्ग के लिए भी अवॉइड है, और ये थोड़ा और गिर सकता है नीचे, ध्यान रखिएगा। एक और शेयर चेक कीजिएगा मैम, पीवीआर आईएनएक्स के नाम से है, 1500 का भाव था कल। ये भी कल अच्छे से शॉर्ट हुआ है, इस पर आपकी रिकमेंडेशन? पीवीआर आइनॉक्स का जहां तक बात है, इसमें लोअर लेवल से कल थोड़ी बाइंग आई हुई है, लेकिन फॉलो थ्रू बाइंग आए ऐसा चांस कम लग रहा है मुझे। चार्ट सेटअप इज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग, नॉट वेरी क्लियर, और जब तक ये 1560 के नीचे रहेगा तब तक इसमें बाइंग का चांस कम ही है। हालांकि 1500 अगर होल्ड कर जाएगा तो फिर यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेशन होके धीरे धीरे अपस्विंग जनरेट होने का चांस है। तो 1500 के नंबर को ध्यान में रखें, अगर पहली 15 मिनट 1500 होल्ड कर गया तो हम धीरे धीरे इस पे बाय करने की कोशिश कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 1560। बस एक लास्ट शेयर आप और चेक कर लीजिए, वो भी कल शॉर्ट हुआ है, काफ़ी बुरी तरीके से पिटा है वो शेयर, वो है मनापुरम का। एक बार जरा मनापुरम दिखाना, आज इंडिकेटिव में कैसे ट्रेड कर रहा है मनापुरम। कल वो भी अच्छा बंद नहीं हुआ है। मैम एक बार जरा वो भी चेक कर लो आप, मनापुरम फाइनेंस आज भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। जी, मणिपुरम में 3-4 दिन में प्राइस एक्शन आई थी जो उसको थोड़ा सा रिलीफ रैली के तौर पे ऊपर ले गई थी, लेकिन अपर लेवल पे 162 के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो 162 को जब तक क्रॉस करके निकलेगा नहीं तब तक वीकनेस दोबारा बन सकती है, जो इस काउंटर को 145 एंड 140 की तरफ दोबारा लेके जा सकती है। अब किरण सर जरा 2-4 शेयर आपसे भी पता करने, जरा स्पीड से बताते जाइएगा, स्टॉप लॉस और टारगेट भी। आप पहले देख के बताइए टेक महिंद्रा के अंदर आज क्या किया जाए, टेक महिंद्रा के अंदर। सो टेक महिंद्रा की बात करें तो कल के सत्र में हमने देखा था एक अच्छी खासी रिकवरी है, लेकिन इस रिकवरी को और भी कंफर्मेशन चाहिए, तो हमारा कंडीशनल बाय रहेगा 1650 के ऊपर हमें बाय करना चाहिए। अगर 1650 का लेवल होल्ड करता है तो ऊपर में 1700 तक जा सकता है स्टॉक, और 1650 के ऊपर आप बाय करते हो तो 1630 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें रखना है।
कोई सीमेंट का शेयर आप देना चाहते हो जिसमें आपको स्ट्रेंथ दिख रही हो? अंबुजा, एसीसी, ग्रासिम, अल्ट्रा, चारों में से कोई एक आप कोई भी देना चाहो तो आप देख सकते हो। तो रिसेंटली हमने सीमेंट के ऊपर हमारा रिसर्च भी पब्लिश किया है। इस चारों के अलावा एक और स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है, वो है इंडिया सीमेंट। अगर आप इंडिया सीमेंट का चार्ट देखोगे तो स्टॉक आउट परफॉर्म्ड है ड्यू टू सम कॉर्पोरेट एक्शन, लेकिन जिस तरह से चार्ट पैटर्न अभी हम देख रहे हैं, एक बड़ा कंसोलिडेशन पैटर्न से ब्रेकआउट आने की तैयारी कर रहा है। वॉल्यूम के साथ हमने देखा है लास्ट 3 दिन से हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न बना रहा है। तो आप इंडिया सीमेंट के ऊपर ध्यान दे सकते हो। 360 के आसपास की क्लोजिंग है, कोई भी टिप आए तो आप बाय कर सकते हो। 350 का एक पोजिशनली स्टॉप लॉस मेंटेन करो, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है कहीं ना कहीं 380 390 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो इंडिया सीमेंट हमें काफी अच्छा लग रहा है। एक और सीमेंट सेक्टर है वो सागर सीमेंट, वहां पे भी आप ध्यान रख सकते हो। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहीं ना कहीं यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो 220 225 के बीच में आप सागर सीमेंट देख सकते हो 205 के स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर में 250 की टारगेट। ठीक है, खैर इस बीच एक और बड़ी खबर एक अलग सेक्टर के ऊपर आ रही है, वो है स्टील सेक्टर। वहाँ पर जो बड़ी खबर यह है कि सरकार स्टील इंपोर्ट पर सेफगार्ड ड्यूटी लगा सकती है। इसके अलावा स्टील पर एंटी डंपिंग ड्यूटी में भी बढ़ोतरी हो सकती है। पूरी खबर बताने के लिए प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ हैं, खबर समझ लीजिएगा। और विवेक सर, जरा आप भी खबर को अच्छे से सुनिएगा और उसके बाद जरा आपसे एक टेक लेंगे इन स्टील कंपनीज पे क्या किया जाए। प्रकाश प्रियदर्शी, हमको जरा खबर बताइए। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि सरकार जल्द ही डोमेस्टिक स्टील कंपनीज को राहत देने के लिए जो भारी इंपोर्ट है उस पर लगाम लगाने के मकसद से एंटी डंपिंग ड्यूटीज में बढ़ोतरी कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि स्टील मंत्रालय की तरफ से लगातार इस बात की अपील की जा रही है और एक फ्रेश अपील की गई है वित्त मंत्रालय से कि सरकार को जल्द ही इस पर फैसला लेना चाहिए ताकि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। लिहाजा जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ है या सेफगार्ड ड्यूटीज़ है उसको बढ़ाकर 12% किया जा सकता है, जो कि इस वक्त 7.5% है। इसके अलावा स्टील मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के सामने ये दलील रखी है आंकड़ों के साथ, जिसमें ये कहा है कि चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों के दौरान जो एक्सपोर्ट है, स्टील का जो एक्सपोर्ट है उसमें करीब 36% की गिरावट देखने को मिली है पिछले साल के मुकाबले अगर आप इसकी तुलना करें। वहीं दूसरी तरफ जो स्टील इंपोर्ट है उसमें 41% की जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिली है अगर आप पिछले साल के मुकाबले इसकी तुलना करें। तो जाहिर तौर पे इंडिया जो है अब स्टील के नेट एक्सपोर्टर की बजाय नेट इंपोर्टर बन गया है, जो कि अलार्मिंग सिचुएशन है अगर आप डोमेस्टिक इंडस्ट्री की बात करें। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये अपील की गई है कि जल्द ही एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ के ऊपर फैसला लेने की ज़रूरत है। इंडस्ट्री लगातार सरकार से इस बात की मांग कर रही है कि दूसरे देशों के तर्ज पर, चाहे वो यूरोपीय यूनियंस हो या फिर यूएसए हो, कनाडा हो, उनके तर्ज पर सरकार को सेफगार्ड ड्यूटीज़ का ऐलान करना चाहिए। इन देशों ने करीब 25% सेफगार्ड ड्यूटीज़ का ऐलान किया है डोमेस्टिक इंडस्ट्री के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के मकसद से। लिहाजा उसी तर्ज पर सरकार से अपील की गई है कि सेफगार्ड ड्यूटीज़ का ऐलान किया जाए। सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार इस प्रस्ताव पर काफ़ी गंभीरता से विचार कर रही है और जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। बिल्कुल, तो स्टील सेक्टर के लिए बड़ी खबर आती हुई और ख़ास तौर से भारत जो है नेट एक्सपोर्टर के बजाय नेट इंपोर्टर बन रहा है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन, और सरकार इंपोर्टेड स्टील की क्वालिटी का मुआयना कर रही है। इस पर डिटेल में फंडामेंटल नज़रिया भी लेंगे, लेकिन क्विकली एक बार बाजार के संकेत और साथ ही हमारे नवरत्न सूची पर फोकस कर लेते हैं। देखिए, प्री ओपन में अगर आप देखेंगे कल भी कमज़ोर संकेत थे और आज भी बाजार शुरुआती संकेत कमज़ोरी के ही दिखा रहा है। यूएस मार्केट्स में बिकवाली का दबाव इलेक्शन रिजल्ट से ठीक पहले, गिफ्ट निफ्टी नीचे, क्रूड में 3% का उछाल, वहीं एफआईएस की बिकवाली जो है अब भी कायम है। खास तौर से बड़ी बात यह रही कि एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक जैसे निफ्टी के दिग्गज कंपनी से बड़ी डिलीवरी बिकवाली देखने को मिली। बड़े स्तर हमने तोड़े और इस वक्त अगर आप देखेंगे 23,900 के इर्द गिर्द निफ्टी जो है प्री ओपन में नजर आ रहा है। और साथ ही रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक जिसका जिक्र मैंने किया, शुरुआती कमजोरी वहां पर भी नजर आ रही। 162 अंकों की बिकवाली प्री ओपन में बैंक निफ्टी पर भी। आगे बढ़ेंगे और नवरत्न शेयर्स की सूची एक बार समझ लेते हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जो कि खबरों के दम पर एक्शन में रह सकते हैं। बताने के लिए आशीषा हमारे साथ जुड़ गई है। गुड मॉर्निंग आशीषा, बताइए। गुड मॉर्निंग मानसी। तो आज के नवरत्न में सबसे पहले आरवीएनएल पर फोकस करेंगे। साउथ सेंट्रल रेलवे से 625 करोड़ के ऑर्डर के लिए कंपनी L1 बिडर के तौर पर नियुक्त हुई है। तो ऑर्डर विंस के दम पर रेल विकास निगम लिमिटेड प्री ओपन
में करीब 1.5% की तेजी भी दिखी है। इसी के साथ पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज फोकस में रहेंगी। एस्ट्रल, फिनोलेक्स और सुप्रीम इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है। इनफैक्ट अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है तो प्राइसेस में करीब 6 से 8 रुपए प्रति बैग तक की बढ़ोतरी दिखाई दे सकती है। तो इस न्यूज़ के चलते पाइप मैन्युफैक्चरर्स पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। इसी के साथ केईसी इंटरनेशनल स्टॉक पर फोकस करेंगे। नतीजे आए कल मार्केट आवर्स के बाद जो काफ़ी अच्छे थे। रेवेन्यूज़ में 14% का उछाल दिखा और मार्जिन्स भी एक्सपैंड होते हुए नजर आए। 6.3% पर मार्जिन्स रिपोर्ट किए हैं वर्सेस 5% जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे। तो शानदार नतीजे, जिसके चलते केईसी इंटरनेशनल पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। चौथे स्टॉक पे हम बात करेंगे एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर की। कल ही लिस्ट हुआ और कल बड़ी ब्लॉक डील भी हुई थी। कई नए निवेशकों के नाम निकल कर आए हैं। गोल्डमैन सैक्स, जुपिटर इंडिया और नोमुरा, इन्होंने खरीदारी की एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर पर, तो यहाँ पर भी अपनी नज़र रखें। इसी के साथ एक्साइड इंडस्ट्रीज, कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है। याद रखें कल नतीजे आए थे जो काफ़ी कमज़ोर थे। सिटी ने टारगेट प्राइस घटाकर 540 रुपये प्रति शेयर का कर दिया है और नोमुरा ने 590 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। इसी के साथ भारत फोर्ज, यहाँ पर एजेंसीज के हवालों से कुछ रिपोर्ट आई है जहाँ पर इंडियन आर्मी के 6000 करोड़ के ऑर्डर के लिए कंपनी लेवल 1 बिडर के तौर पर नियुक्त हुई है, लेकिन कंपनी का शेयर केवल 60% होगा और बाकी जो सेकंड बिडर होगा वो करीब 40% कर पाएगा। लेकिन ऑर्डर विंस के दम पर भारत फोर्ज प्री ओपन में 2% ऊपर। आयशा मोटर्स, जहां पर रॉयल एनफील्ड ने इलेक्ट्रिक बाइक सेगमेंट में अपनी एंट्री कर दी है, नया बाइक लॉन्च किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल। आयशा मोटर्स कल भी फोकस में था, आज भी फोकस में रहेगा। इसी के साथ एनटीपीसी और ओएनजीसी दोनों ने जॉइंट वेंचर साइन किया है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। और लास्ट में 9 के नवरत्न में हम आज फोकस करेंगे एबीबी इंडिया पर। नतीजे कल आए थे जो काफ़ी कमज़ोर थे। यूबीएस की रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की रेटिंग के साथ 9100 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। करीब 5 से 10% का मिस रेवेन्यू और एबिटा के फ्रंट पर दिखा, तो काफ़ी कमज़ोर नतीजे, जिसके चलते एबीबी इंडिया पर भी नज़र रहेगी। स्टॉक आधे % की तेज़ी के साथ शुरू हुआ है। ये सारे के सारे नवरत्न स्टॉक्स हमें बताने के लिए। तो क्लियरली फेस्टिव सीजन के बाद रिजल्ट सीजन ने फिर से तूल पकड़ा है और रिजल्ट स्पेसिफिक इम्पैक्ट भी आप देख रहे हैं। उसके अलावा भी ढेर सारी खबर जिसका डिस्कशन आगे हम करेंगे। लेकिन इस बीच मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल चंदन तापड़िया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन का स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग चंदन। 24,300 का निफ्टी 23,800 तक गिरा। इनफैक्ट कल हमने देखा प्रीवियस लोज 23,893 के भी हमने तोड़े। अब एंटिसिपेशन यही था कि 24,000 वायलेट होने पर दिक्कत और बढ़ सकती है। 23,800 के नीचे गिरे। इस वक्त 23,916 के इर्द गिर्द खुलने की तैयारी। फ्रेश अप्रोच मार्केट पर आपकी। गुड मॉर्निंग। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ चंदन। थैंक यू मानसी। देखिए लगातार पिछले 4-5 वीक से बाजार में लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बने हैं। 26,277 के हाई बनाने के बाद इंडेक्स ऊपर के लेवल से 2200 से ज्यादा पॉइंट करेक्ट हो चुका है और मार्च 2020 के बाद ये पहली बार इतना करेक्टिव मूव देखने को मिला है। तो स्ट्रक्चर वीक है, लगातार लेवल्स नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। एज ऑफ नाउ जब तक 24,250 के नीचे रहता है, हमारा मानना है कि प्रॉफिट बुकिंग और गहरी रहेगी। नीचे में कहीं ना कहीं इंडेक्स 23,300 से 23,500 तक के लिए तैयार हो रहा है, जो एक मेजर रिट्रेसमेंट और प्रीवियस की लेवल है। तो एज ऑफ नाउ यही मान रहे हैं कि जब तक 24,250 के नीचे है, वी विल कंटिन्यू टू बी विद सेल ऑन बाउंस फॉर द डाउनसाइड टारगेट ऑफ 23,300 23,500। तो ये निफ्टी पे आपका एक टेक हो गया सर, कुछ शेयर देना चाहते हैं आप? बिल्कुल, देखिए शेयर्स में दो ट्रेडिंग आइडियाज की बात करूंगा, एक बाई साइड में और एक सेल साइड में। पहले सेल आइडियाज की बात करूं, एमजीएल वीक लग रहा है। महानगर गैस लिमिटेड, यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। पिछले हम लगभग 7 वीक की बात करें तो 1988 से लेके नीचे में 1400 के नीचे काउंटर फिसला है। स्ट्रक्चर वीक है। 4 दिन का कंसोलिडेशन के बाद में वापस एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो 1410 के रेजिस्टेंस से बिकवाली की सलाह रहेगी। नीचे में कहीं ना कहीं 1330 तक के टारगेट एमजीएल दिखा सकता है। उसके अलावा बाई साइड की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे डिक्सन एक मेजर सपोर्ट से टर्न हो रहा है। इस काउंटर का जो मेजर ट्रेंड है वो पॉजिटिव है और अभी तक इसने 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं दिया है
और वो एक इसके लिए पॉजिटिव ट्रिगर काफी महीनों से वर्क कर रहा है। तो डिक्सन पे खरीदारी की सलाह रहेगी। हालांकि काफी हाई वैल्यू वाला काउंटर है, बट हमारा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं 14,200 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 15,000 तक के टारगेट के लिए। तो एमजीएल सेल और डिक्सन बाय, ये दो ट्रेड यहाँ पे रहेंगे और इंडेक्स में कहीं ना कहीं हमारा मानना है और नीचे के लेवल यहाँ पे ओपन होते हुए नजर आएंगे। और भी नीचे मार्केट जा सकता है। आपको कल भी हमने बात बताई थी कि जब तक विक्स कवर नहीं होगा और अब 24,800 नहीं दिखाएंगे, आप टूटते हुए जाएंगे और धीरे धीरे करके वही मार्केट के अंदर हो रहा है। देखते हैं क्या होता है। 78 पॉइंट तो अभी भी आपको फ्रीज दिख रहे हैं आज की ओपनिंग के अंदर भी, और आज के जो लेवल्स हैं उसमें बैंक निफ्टी का भी बता देता हूँ 162 पॉइंट की गिरावट है और वो 51,000 को टेस्ट करने के लिए आज पहुँच सकता है। तो आज मार्केट को बैंक निफ्टी को रियल टेस्ट करना है, 51,000 को बचा पाता है या फिर नहीं। ऑलरेडी निफ्टी तो कल ही अपने 24,000 का दामन छोड़ चुका है और 23,916 पे आज पहला टिक आएगा। देखते हैं आज मार्केट के अंदर क्या होता है। बड़े शेयरों का भी योगदान बहुत ज़्यादा नहीं है इस मार्केट के अंदर। एफआईएस की होल्डिंग आपको पता ही है कि स्टैंड स्टिल हो गई है 22% के आसपास, और फिर थोड़ा विक्स भी आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। मार्केट के अंदर जो पहला टिक है उसमें 75 पॉइंट गिरावट का टिक दिख रहा है और करीब 60 पॉइंट की गिरावट का टिक आपको दिख रहा है बैंक निफ्टी पे। हालांकि जो गिरावट थी उसको ख़त्म करने की एक अटेम्प्ट ज़रूर है, कोशिश कर रहा है, बट ये एक फौरी अटेम्प्ट भी हो सकती है, एक जल्दी वाली अटेम्प्ट भी हो सकती है, और उसके बाद बाजार कैसे करता है कैसे नहीं करता ट्रेड। निफ्टी बैंक ने काफ़ी कोशिश किया है कि अपने डैमेज को कंट्रोल कर दे और इस समय निफ्टी हालांकि अभी भी करीब 60 पॉइंट की गिरावट के साथ ही है। जरा एडवांस डिक्लाइन की रेशो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। अभी भी 1000 शेयर आपको, यानी कि ज़्यादातर हिस्सा डिक्लाइंस के साथ है। जो कल शेयर टूटे उसके बाद और आज शेयर टूट रहे हैं 1021। ये क्लोजिंग से चेक होता है कि कल की क्लोजिंग क्या और आज की ओपनिंग क्या, वो डिक्लाइंस में गिर देगा, और जिसकी कल की क्लोजिंग से ऊपर खोलेगा उसको एडवांसेस में गिर देगा। तो 800 और 1000 शेयर, यानी कि कन्विक्शन अभी भी काफ़ी लो है और एक कन्विक्शन आपको अपनी स्क्रीन पर लेवल्स के तौर पर भी दिख रहा होगा। जो एक अटैम्प्ट हो रही थी वो अटैम्प्ट धीरे धीरे करके फेल हो रही है। वजह बहुत साफ है, इंडिया विक्स अभी शुरुआत में करीब 2% ऊपर आ चुका है, 17 के लेवल को भी पार हो गया है। ये आज का दिन आपका पूरा और खा सकता है, हाँ इंडिया विक्स, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 5-6 जो बड़े शेयर्स हैं, पहले फटाफट से स्क्रीन पर मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि इन बड़े शेयरों पे क्या हो रहा है, और उसके बाद फिर हम के आज के टॉप गेनर लूजर्स वगैरह चेक कर लेंगे, हीट मैप से भी आइडिया ले लेंगे। फिलहाल मार्केट्स के अंदर कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट अभी ना कीजिएगा। जब तक आप अगर करना भी है तो लैब ट्रेड कीजिए, उसमें कोई मनाही नहीं है। वो आप छोटा छोटा 1-1, 2-2 लॉट के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। आपके हक में आया तो पैसा बना के निकल जाइए, नहीं हक में आया तो छोड़ दीजिए। निफ्टी एक अटेम्प्ट ले रहा है थोड़ा पुल बैक दिखाने की, और ये पुल बैक आपको स्क्रीन पर भी साफ नोटिस हो रहा होगा। सिर्फ अब 8 पॉइंट की गिरावट है, बैंक निफ्टी पे भी 26 पॉइंट की गिरावट है। हालांकि इंडिया विक्स भी 17 के ऊपर है। तो मार्केट के अंदर जो कश्मकश का दौर है, यानी कि जो कांटे की टक्कर है, वो अभी भी चल रही है। देखते हैं क्या होगा। LNT आपको हरे निशान में दिख रहा होगा, दिखाते जाइएगा जरा। HDFC बैंक 8 रुपये नीचे, रिलायंस इंडस्ट्रीज 7 रुपये नीचे है। TCS इन्फोसिस भी स्क्रीन पर जरा दिखा दीजिए, वहाँ पे इस समय क्या सिचुएशन चल रही है। अगर मैं TCS की ही बात बोलूँ तो TCS के अंदर 4 रुपये की मामूली सी गिरावट थी, अब वो ख़त्म हो गई है। और इन्फोसिस भी कुछ ऐसे ही है, वहाँ पर भी गिरावट सिर्फ 4 रुपये की है। तो मामूली सी गिरावट के साथ साथ दोनों IT कंपनीज आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। LNT तो बाकायदा हरे निशान में है। एक अटैम्प्ट है, एक कोशिश है किसी तरह से ठीक करने की। बैंक निफ्टी ने अपने आप को ठीक किया, इंडिया विक्स 17 के नीचे आके रुक गया। आई होप सो कि इंडिया विक्स थोड़ा करेक्ट हो और मार्केट को एक छोटा मोटा पुल बैक मिल जाए, बट ध्यान रखिएगा ये पुल बैक पे हाई कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि लो कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना, अगर आपको करना ही है तो। नहीं तो रुकना भी चाहें तो वो भी रुक सकते हैं। निफ्टी इन ग्रीन, बैंक निफ्टी इन ग्रीन, इंडिया विक्स आल्सो इन ग्रीन, तो सब कुछ एक साथ ही चल रहा है। देखते हैं कितने विक्स को गिरा के मार्केट ऊपर आना चाहेगा। जैसे मैंने आप शुरुआत में भी आज सृष्टि जब क्वेश्चंस पूछ रही थी तो हमने ये बात बताई कि आपके पास सारी सामग्री है, सब्जी है, रोटी है, सब कुछ है, बस गैस का जला हुआ नहीं है। गैस जला दो, सारा खाना 1 मिनट में तैयार हो जाएगा। बस वही प्रॉब्लम इंडिया विक्स के साथ है, ये नीचे आएगा गैस जल जाएगा और आपका खाना बनना शुरू हो जाएगा। फिलहाल जब तक ये नीचे नहीं आता मैं पूरी तरह से कॉशियस स्टांस के साथ ही ट्रेड करूंगा, हो सकता है ना भी करें। जरा गेनर्स आपकी स्क्रीन पर दिखा देते हैं जो आज के टॉप गेनर्स बन रहे हैं। उसमें हिंडाल्को 1.5%, JSW स्टील 1.5%, टाटा स्टील 1.5%। एक स्टील के रिगार्डिंग आपको खबर दिखाई थी हमने। अब अमूमन पहले आप देखेंगे तीनों मेटल कंपनीज हैं और एक ग्लोबल मार्केट्स का भी सूचक होती है। अगर ग्लोबल मार्केट्स ठीक होने जा रहा है तो कहीं ना कहीं मेटल्स के अंदर बाइंग वापस आना शुरू होती है, और ये कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो शायद मेटल्स में तेज़ी आ जाएगी। एक
ऐसी धारणा, ऐसी मार्केट के अंदर चर्चाएं चल रही हैं जो मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ। हीरो मोटोकॉर्प, ग्रासिम जैसे 2 शेयर और हैं जो आज शुरुआत में करीब आधा % ऊपर हैं। कोल इंडिया के अंदर आज प्रेशर है। भारतीय एयरटेल प्रेशर से जूझ रहा है आज। ट्रेंट के अंदर आज आधे % तक की गिरावट है। रिलायंस मामूली सी गिरावट के साथ है। हीट मैप मेटल्स का आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सभी के सभी मेटल शेयर्स इस समय आपको हरे निशान में दिख रहे होंगे। ऑटो का इंडाइसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको मिक्स्ड एंड मैच है। बड़े शेयर थोड़ा भी पार्टिसिपेट उतने स्पीड से नहीं कर रहे हैं जितना करना चाहिए। M&M और अशोक लेलैंड भी अभी भी आपको आधा % नीचे है। लेकिन अच्छी बात हीरो मोटोकॉर्प की पुल बैक की है। कल बहुत तेज पिटा, आज पुल बैक में पार्टिसिपेट कर रहा है। IT अगर आप नेक्स्ट देख रहे हैं तो आज ज़्यादातर शेयर अब धीरे धीरे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे TCS तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, इन्फोसिस भी फ्लैट है, लेकिन मिड कैप IT में दम अच्छा है। हमने वैशाली से परसिस्टेंट के बारे में पता किया था, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने हमको ये बताया कि भी थोड़ा अवॉइड कर देते हैं, लेकिन परसिस्टेंट अभी इस समय आधा 1% ऊपर है। ये बैंक्स आपके सामने, इंडसइंड बैंक, एक्सिस, PNB आज चल रहे हैं। PNB कल अच्छा बंद करके गया है, आज अच्छी ओपनिंग कर रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी किरण सर की तरफ से दिया गया ट्रेड था, आज 0.25% ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। कैपिटल गुड्स के अंदर देखेंगे तो वालचंद नगर, ग्रेफाइट, उषा मार्टिन जैसे कुछ एक शेयर्स हैं जो आज आपको स्क्रीन पर हरे निशान में दिख रहे हैं। ये कैपिटल गुड्स का हीट मैप आपकी स्क्रीन पर है। कुल मिला के अगर मैं मार्केट के अंदर आ जाऊँ, वापस से ही देखूँ तो मेरे को मार्केट के अंदर कोई बहुत बड़ी एक्साइटमेंट अभी नहीं है। बट हाँ, अच्छी चीज़ ये है कि आज बाज़ार में जो कल सेकेंड हाफ वाला हिस्सा था कि वो थोड़ा पुल बैक कर रहा है, वो थोड़ा हैवी होता दिख रहा है। ट्रस्ट पूरी तरह से नहीं है, देखते हैं क्या होगा। ये कश्मकश शायद बनी रहेगी जब तक लीडरशिप के 4-5 शेयर आगे निकल के नहीं आते और थोड़ा बहुत विक्स डाउन नहीं होता। विक्स डाउन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक विक्स डाउन नहीं होगा, हाई कॉन्फिडेंस के साथ ना आइएगा मार्केट में। मेरे सहयोगी अब मेहमानों से कनेक्ट करेंगे आपको, ताकि आज के ओपनिंग के सौदे आपके सामने रख पाएँ। रिसेंट स्टार्ट टू द मार्केट कह सकते हैं, लेकिन अगर ये स्टार्ट सस्टेन करता है तब तो बात बनेगी। इस वक्त अगर आप देखेंगे मिड कैप स्मॉल कैप प्लेयर्स में, इंडिसेस में भी हम देख रहे हैं शुरुआत जो है ठीक ठाक होती नजर आ रही है। निफ्टी, बैंक निफ्टी भी, साथ ही सेंसेक्स अपने आप को संभाल रहे हैं। लेकिन जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि सेल ऑन रैलीज का एक अप्रोच है जो कि बन गया है। इस अप्रोच को तोड़ने के लिए, इसे अबैंडन करने के लिए एक ब्रॉडर ट्रेंड पर मार्केट को कुछ समय तक कायम रहना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उनके ओपनिंग ट्रेड्स बाजार की शुरुआत के साथ साथ समझ लेते हैं। किरण है और चंदन है हमारे साथ। किरण, गुड मॉर्निंग। बताइए मार्केट की शुरुआत को देखते हुए कहां पर नजर है आपकी? सो PSU बैंक्स के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। तो दूसरा जो एक स्टॉक है वो PNB है। PNB आप देखोगे तो कल एक फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, आज वहां पे फॉलो बाइंग भी हमें देखने को मिल रहा है। थोड़ा रिस्की बेट रहेगा, लेकिन हाई बीटा स्टॉक है, मार्केट में थोड़ी भी रिकवरी आती है तो चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ पे हमें अच्छे खासे रिटर्न देख सकते हैं। तो PNB 1 से 2 दिन के लिए आप बाय कर सकते हो। 104 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 101 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर 101 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि आप 110 112 तक की रैली PNB में 1 से 2 दिन में देख सकते हैं। की मजबूती आज भी PNB में कायम है और हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट के रेडार पर ये बैंकिंग प्लेयर बिल्कुल शामिल है। चंदन, आप भी बताइए ओपनिंग ट्रेड्स आपकी तरफ से क्या होंगे? देखिए, ओपनिंग ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे मेरा फोकस रहेगा सिटी यूनियन बैंक CUB। ये काउंटर अपने आप में होल्ड कर रहा है और पिछले लगातार आप देखोगे 10-12 दिनों से तो धीरे धीरे लेवल ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। एक तरफ जहाँ इंडेक्स ऊपर के लेवल से करेक्ट हो रहा है, स्टॉक होल्ड कर रहा है, क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि स्ट्रेंथ है। वीकली और मंथली सेटअप पे देखिए तो मल्टीपल टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो सिटी यूनियन बैंक पे खरीदारी की सलाह इंटेक्ट रहेगी। सपोर्ट रहेगा यहाँ पे 176 का, ऊपर में कहीं ना कहीं 185 तक के टारगेट आपको सिटी यूनियन बैंक में मिलने चाहिए। गौर करने वाली बात, एक्सपर्ट्स के रेडार पर बैंकिंग प्लेयर्स हैं और हो भी क्यों ना बैंक्स फाइनेंशियल्स लगातार बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक, सिटी यूनियन बैंक शुरुआती तेजी दिखाते हुए बाजार की शुरुआत के साथ साथ RVNL के स्टॉक प्राइस को एक बार पुल अप करेंगे। न्यूज बेस इंपैक्ट नजर आ रहा है, कंपनी लोएस्ट बिडर साबित हुई है। एक EPC प्रोजेक्ट के लिए 625 करोड़ का साउथ सेंट्रल रेलवे से मिलता हुआ। RVNL के चार्ट से एक बार पुल अप कीजिए। चंदन, आपसे राय जानना चाहूंगी, मजबूती के साथ शुरुआत, न्यूज बेस इंपैक्ट और 450 के स्तरों पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। बिल्कुल, आप देखिए RVNL की बात करें तो RVNL में लास्ट वीक में एक रिकवरी हुई थी, बट कल के दिन फॉलोअप एक्टिविटीज नहीं देखने को मिली थी। लास्ट वीक की बात करें तो हम 408 से लेके 480 तक का मूवमेंट हुआ था, बट इस वीक में ये 470 के बेस को भी नहीं बनाया।
बट अगेन अच्छी बात यह है कि कल के डिप्स के बाद सपोर्ट है, तो एक मिक्स क्यूज है, इतना अग्रेसिव नहीं है। जिनको भी पोजीशन ले वो ध्यान रखें, 440 का सपोर्ट रखें, और मेरे हिसाब से 465 निकलेगा, तभी यहाँ पे 480 500 तक के अपसाइड अग्रेसिव स्टेंस के रूप में बनेगी। ठीक, तो ये रहा आरवीएनएल पर। स्टील सेक्टर पर एक बार फोकस होना चाहिए। स्टील कंपनियों की शुरुआत अगर देखें, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील के चार्ट्स को अगर देखेंगे, एक अच्छी शुरुआत नज़र आ रही है। ऑलमोस्ट 2% की तेज़ी टाटा स्टील के काउंटर में। अभी थोड़ी देर पहले स्टील सेक्टर पर एक खबर भी हमने आपके सामने रखी थी। कंसर्न्स है वैसे स्टील को लेकर, लेकिन आज मार्केट में डिसेंट स्टार्ट जहां हुआ है, इस स्पेस में भी हम अच्छी मजबूती देख रहे हैं। लेकिन सरकार इंपोर्टेड स्टील की क्वालिटी पर सख्ती आगे चलकर बरत सकती है। जल्द ही स्टील पर सेफगार्ड ड्यूटी का ऐलान कर सकती है। किरण, प्राइसिंग वीकनेस ऑलरेडी स्टील कंपनियों को परेशान करती है, लेकिन टेक्निकली जो ट्रेंड इस वक्त नजर आ रहा है, क्या यहाँ पर कोई ट्रेड बनता है? टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, मेजर स्टील प्लेयर्स। सो टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील की अगर हम बात करें तो जेएसडब्ल्यू स्टील काफी अच्छा लग रहा है। जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न हम देख रहे हैं जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर, हमने देखा था कि प्रीवियसली 980 900 के आसपास के लेवल से ही स्टॉक में एक ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट के बाद ऑलमोस्ट 1060 1080 तक गया था। अब वापिस हम देख रहे हैं कि वही 1140 1180 के आसपास बॉटम बनाया है। 100 डेज मूविंग एवरेज को भी होल्ड करके रखा है काउंटर ने। तो कहीं ना कहीं जेएसडब्ल्यू स्टील करंट मार्केट प्राइस पे काफी अच्छा लग रहा है। लॉन्ग करके जाना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस आप 940 का मेंटेन कीजिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है ऊपर में 1050 प्लस के टारगेट डेफिनेटली हमें लग रहा है कि जेएसडब्ल्यू स्टील में आ सकते हैं। और स्टील प्लेयर्स में मेजॉरिटी हर तरफ हम देख रहे हैं आज एक्शन के साथ ही कामकाज। जियो फाइनेंस पर क्विकली एक आपका आउटलुक चंदन हम जानना चाहेंगे। मजबूती के साथ शुरुआत 321 के स्तरों पर, क्या इन स्तरों पर भी पोजीशन क्रिएट करने के अपॉर्चुनिटी चांसेस बन रहे हैं? देखिए, जियो फाइनेंस का मैं ओवरऑल सेटअप देखूं तो काफी एक कंसोलिडेटिव मूव देखने को मिला है, और ये कंसोलिडेशन लगभग आपको पिछले 36 वीक से चल रहा है, और मल्टीपल टाइम ये 310 के बीच में सपोर्ट लेके टर्न हुआ है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेटअप यहाँ पे होल्ड कर रहा है। मेरे सपोर्ट आप अब 310 की तरफ देख सकते हो, ऊपर में 335 के टारगेट के। ठीक है, तो जियो फाइनेंशियल्स पर भी एक व्यू समझा। पर जी हाँ, जिस तरीके से आज स्टील काउंटर्स मूव कर रहे हैं, और हमारे सहयोगी प्रकाश ने भी एक एक्सक्लूसिव खबर आपके लिए लेकर आई थी, उसके चलते आप देखिए सभी स्टील काउंटर्स में एक अच्छी मजबूती है। आप हिंडाल्को ले लीजिए, जेएसडब्ल्यू स्टील, एनएमडीसी, टाटा स्टील, ये सब अच्छी मजबूती के साथ ऊपर आ रहे हैं। पर इस बीच एफएनओ का जो टॉप गेनर सामने आ रहा है वो है भारत फोर्ज। यहाँ पर इनको एक लोएस्ट बिडर के लिए इनको अप्रूवल मिला था, और साथ ही आप देखिए 2.5% की मजबूती जो है फिलहाल भारत फोर्ज दिखा रहा है। और एक दूसरा बड़ा फैक्टर जो शायद हमने कल भी आपके लिए हाईलाइट किया था कि जिस तरीके से अमेरिका में इलेक्शंस है, साथ ही साथ अगर इंफ्रा रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट्स आते हैं तो वहाँ पे जो अमेरिका नॉर्थ अमेरिका की क्लास 8 ट्रक की जो बिक्री है उसमें बढ़ने की उम्मीद से भारत फोर्ज पर एक इम्पैक्ट ज़रूर आते हुए दिख सकता है। ऐसा कुछ ब्रोकरेजेस का मानना ज़रूर है, तो उस लिहाज से भी इस काउंटर पर फोकस है। पर चंदन, एक बार आपसे समझना चाहेंगे, 2% की तेज़ी ऑलरेडी ये स्टॉक दिखा रहा है, और कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे? देखिए, भारत फोर्ज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि थोड़े बॉटम बनने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले लगभग आप देखोगे स्टार्ट फ्रॉम जून 20 वीक हो गए लोअर टॉप लोअर बॉटम का सीक्वेंस इंटेक्ट है, और अब पहली बार बैक टू बैक सेकंड वीक को प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर होल्ड कर रहा है। तो एक बार के लिए यहाँ पे रिकवरी होनी चाहिए। फॉलिंग स्लोप ट्रेंड लाइन को भी सरपास करेगा। 1420 1420 का सपोर्ट होगा, 1510 के टारगेट। 1500 तक के टारगेट्स जो हैं भारत फोर्ज दिखा सकता है। 1420 का आपको यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाना है। इस स्टॉक पर आप रखिए नज़र। आज अन्य ऑटो काउंटर्स भी जहाँ पे हाल फिलहाल भारी बिकवाली देखने को मिली, उनमें भी एक थोड़ा बहुत बाउंस ज़रूर आ रहा है। कल बजाज ऑटो में काफ़ी कमज़ोरी थी, आज 1 से 1.5% की मजबूती बजाज ऑटो भी दिखा रहा है। पर फार्मा स्पेस पर भी नज़र डालेंगे। ग्लैंड फार्मा, यहाँ पर आप फोकस करिए, क्योंकि देखिए नतीजे कुछ इतने खास नहीं थे, पर कंपनी की गाइडेंस जो है वो काफ़ी मजबूत आई है। जहां पर हम देखें तो कंपनी का कहना है कि सेकेंड हाफ में एक काफ़ी मजबूत ग्रोथ देखने को मिल सकती है। यूएस जेनरिक मार्केट
में जो है आने वाले 2 से 3 साल के लिए एक स्ट्रॉन्ग और सस्टेन्ड ग्रोथ की वो उम्मीद जता रहे हैं। आप देखिए लगभग 1600 के आसपास शुरुआत हुई थी और स्टॉक 3.5%, माफ कीजिएगा 4% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ फिलहाल ट्रेड कर रहा है। किरण, एक बार आपसे समझना चाहेंगे, ग्लैंड फार्मा स्टॉक में मैं देख भी रही थी ऊपरी स्तरों से काफ़ी बिकवाली हुई है, पर 1600 एक अच्छा लेवल था जहां से बाउंस बैक दे सकता था, वो दिया भी है, पर कितना सस्टेन मूव लग रहा है? नतीजे कुछ इतने खास नहीं थे, पर कमेंट्री के दम पे स्टॉक चल रहा है किरण, पर टेक्निकली कहां तक जाते हुए देख रहे हैं आप इसे? सो टेक्निकली अगर हम देखिए तो ग्लैंड फार्मा के अंदर कहीं ना कहीं 1660 1680 के आसपास एक बॉटम बना था मार्च 2024 के आसपास। उसके बाद स्टॉक में एक रैली आई थी। इस बार हमने देखा कि उस लेवल को होल्ड नहीं किया और कहीं ना कहीं 1600 तक गया। अब 1600 से आज जिस तरह की मूवमेंट है, हम देख रहे हैं कि एक बुलिश एंगल फिन कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है। लोअर टाइम फ्रेम के अंदर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी है, लेकिन कंडीशनल बाय मेरे हिसाब से रहना चाहिए। 1700 का लेवल आप ध्यान में रखिए। अगर आज की क्लोजिंग 1700 के ऊपर आती है, देन वी कैन टेक इट एज एन कंफर्मेशन कि भाई हाँ, ये जो उसका डाउनफॉल है वो कंप्लीट हो चुका है, शॉर्ट टर्म बॉटम बन चुके हैं और यहाँ से अब ये फ्रेश रैली देने के लिए तैयार है। तो एज ऑफ नाउ जिनके पास है वो 1650 या 1640 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखे। नई खरीदारी के लिए मेरे हिसाब से 1700 के ऊपर क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। तो अब भारत ग्लैंड फार्मा में थोड़ा सा मूव ज़रूर आ चुका है 1700 के ऊपर, 1710 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे और उसको सस्टेन करे, उसके बाद एक नज़रिया यहाँ पे आपको बनाना चाहिए। पर जिनके पास ऑलरेडी है वो 1650 के आसपास अपने स्टॉप लॉसेस मेंटेन करें और वहाँ पर निकलने की चेष्टा करें। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अगर हम देखें तो निफ्टी और निफ्टी बैंक में फ़िलहाल सपाट ही कारोबार हो रहा है, पर ब्रॉडर मार्केट से आज जो जोश है वो बरकरार है। पर इस बीच इंडिया विक्स पर भी आप एक बार नज़र ज़रूर दौड़ाइएगा, क्योंकि अभी भी हरे निशान में है इंडिया विक्स। थोड़ा सा अगर कूल ऑफ होता है तो बुल्स का जो मूड है और जो बुल्स की फोर्स है वो शायद लौटती हुई दिखे। हल्की हल्की कोशिश तो ज़रूर करें निफ्टी बैंक निफ्टी हरे निशान में लौटने की, देखते हैं कितने कामयाब होते हैं। पर कोल इंडिया PSU स्टॉक में से ये लगभग 3% की कमजोरी दिखा रहा है। एक बार चंदन आपसे चार्ट चेक लेना चाहेंगे, कोल इंडिया कैसा दिख रहा है आपको चार्ट्स पे? क्या और भी कमजोरी हावी हो सकती है यहाँ पे? कोल इंडिया में स्ट्रक्चर वीक है और पिछले लगभग 6 दिनों के कंसोलिडेशन मूव के बाद में वापस आज गैप डाउन होके और फॉलो अप एक्टिविटीज देखने को मिल सकता है। वीकली चार्ट पे देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस है और पुराने जो मल्टीपल सपोर्ट थे कहीं ना कहीं 455 460 उसके ऊपर ढंग से, उसके नीचे ढंग से सस्टेन कर रहा है। डेरिवेटिव्स डेटा की बात करें तो शॉर्ट्स के रोल ओवर हुए हैं और कॉल राइटिंग हो रही है, तो मेरे हिसाब से वीकनेस कंटिन्यू रहेगा। एज ऑफ नाउ जो हर्डल है वो लगभग 438 440 के आसपास है। डाउन साइड में 410 तक के टारगेट यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। थोड़ा और भी कमज़ोर हो सकता है इन लेवल से, और आज कुछ एक PSU काउंटर्स पर हम नज़र भी रखिए। देखिए कोल इंडिया कई समय से थोड़ा सा कमज़ोरी का शिकार हो रहा है, PFC REC भी कमज़ोर है, साथ ही कॉनकोर ये काउंटर भी लगभग 3% टूटता हुआ नज़र आया है। तो कुछ एक सिलेक्ट PSU स्टॉक्स में कमज़ोरी फिर से आ रही है। पर इसी के साथ जो PSU बैंक्स है वहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि वो काउंटर्स मजबूत ज़रूर दिख रहे हैं। तो ऐसे में अपनी स्ट्रैटेजी को ठीक से समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस बीच निफ्टी बैंक भी हरे निशान में लौटता हुआ आपको वापस दिख रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज स्टॉक स्पेसिफिक लिहाज से कुछ एक काउंटर्स में जो एटलीस्ट मेरे रडार पे आ रहा है उसमें फिर से मनापुरम फाइनेंस है। सुबह एक बार डिम्पी भी इसका जिक्र कर रहे थे, पर किरण मैं आपसे समझना चाहूँगी कि मनापुरम फाइनेंस आपको चार्ट्स पे कैसा दिख रहा है? बाउंस बैक की कोशिश तो कर रहा है, पर कितना सक्सेसफुल हो सकता है ये? सो मनापुरम फाइनेंस की अगर हम बात करें तो काउंटर में एक बड़े डिप के बाद हम देख रहे हैं कि रिवर्सल पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ऊपर में 155 160 का एक स्टीप रेजिस्टेंस है। जब तक वो क्रॉस नहीं करेगा चांसेस आर वेरी लेस कि हम इसमें कंफर्मेशन गिन सकते हैं। नो डाउट आप इंटरडे चार्ट्स देखोगे तो वहां पे हार्ट ऑफ हाई बॉटम पैटर्न के अंदर रिज्यूम किया हुआ है चार्ट, तो एक हाई रिस्क की बैट यहाँ पे ले सकते हो 149 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। अगर 149 का लेवल ब्रेक कर दिया तो स्टॉक कैन अगेन रिज्यूम टू इज डाउनफॉल ओनली। तो 149 के स्टॉप लॉस के साथ आप अगर खरीदी करना चाहो फ्रेश बाइंग तो यहाँ पे कर सकते हो। ऊपर में जैसे ही 160 का लेवल क्रॉस होगा तो कंफर्मेशन आएगा और 160 के ऊपर 175 तक की भी रैली देख सकते हैं। तो थोड़ा 1:1 वाला कॉल है, लेकिन 149 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार के लिए यहाँ अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए बाज़ार को खुले हुए करीब 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। इस 20 मिनट के अंदर मार्केट्स में
कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक अटेम्प्ट तो ले रहा है और अपने आप को रोकने की। हाँ, रोकना और चलने में फ़र्क है। मार्केट सिर्फ रोक रहा है अपने आप को, चल नहीं रहा है। चलने के लिए इसको इंडिया विक्स नीचे लाना ही होगा। इस तरह के इंडिया विक्स के साथ मार्केट चल नहीं पाएगा। मैं आपको एक और बात क्लियर कर देता हूँ। मैंने आज इंडिया विक्स का भी हाई चेक किया तो 19 लगा हुआ है। अगर आप अपने अपने टर्मिनल पे चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, बट वो सिंगल ब्लिप था जो कि 19 तक लेके गया। वापस अभी इंडिया विक्स करीब 16 साढ़े 16 के आसपास ही है। तो ये एक हिस्सा है जो मार्केट का थोड़ा डिस्टर्बिंग है, अदरवाइज़ वैसे कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी ये तो रिप्रेजेंटेशन है, ये अपने आप में कोई और चीज़ नहीं है। ये तो जो सब कुछ हो रहा है, जैसे आपके ब्लड चेक होता है तो आपको बता दिया जाता है कि अच्छा ये बीमारी हो सकती है, ब्लड के अंदर से सैंपल से है। ये कुछ वैसे ही सैंपल है आपका कि मार्केट के अंदर कुछ तो गड़बड़ है जो विक्स के अंदर आपको नोटिस हो रही है, चाहे उसको यूएस इलेक्शंस, चाइना स्टिमुलस, इंडिया अर्निंग्स, व्हाटएवर आप जो भी बोलना चाहें, एफआईज होल्डिंग प्रॉब्लम्स, जो भी आप कहना चाहें उसको नामकरण कर सकते हैं। इसलिए बार बार जो अटेम्प्ट हो रही है हरे से लाल निशान में आने में, वो गुम हो रही है। अब आप देखिए निफ्टी एक बार को तो 100 पॉइंट तक करीब ऊपर आ गया था निफ्टी बैंक, लेकिन वापस से लाल निशान में आया। ये 15-20 मिनट में तीसरी चौथी बार ऐसी अटेम्प्ट है जब ये ऊपर नीचे कर रहा है, निफ्टी एंड बोथ बैंक निफ्टी बोथ। देखते हैं क्या होता है। और थोड़ी लीडरशिप की भी प्रॉब्लम है। देखो अभी रिलायंस चार्ज ही नहीं हुआ। आप एक बार रिलायंस का इंट्राडे चार्ट दिखाएंगे, हालांकि अभी सिर्फ मार्केट खुले 15 मिनट हुए हैं, तो ये 15 ही मिनट का चार्ट है, लेकिन वो एक बार भी आपको चार्ज होता हुआ नहीं दिख रहा रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो चार्ज होना चाहिए मार्केट को, इस जगह से निकलने के लिए थोड़ा दम लगाना होगा। देवांग शाह मेहमान के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। देवांग भाई शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। ज़रा आपकी कैलकुलेशंस, आपके शेयर्स कौन से सर आज के ओपनिंग के बाद? ओपनिंग के बाद यहाँ फर्स्ट स्टॉक रहेगा नेशनल एल्यूमिनियम। नेशनल एल्यूमिनियम की बात करें, चार्ट स्ट्रक्चर डेली चार्ट पे काफी स्ट्रांग है। एक सपोर्ट बनाया हुआ है स्टॉक्स ने, यहाँ से पॉसिबल यहाँ से अपसाइड रिज्यूम कर सकता है। नेशनल एल्यूमिनियम खरीदने के सलाह 224 का स्टॉप लॉस रखना है 239 के टारगेट के लिए। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा इंडस टावर। इंडस टावर का जो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर है लोअर टॉप लोअर बॉटम स्ट्रक्चर में चल रहा है, हमें लगता है इसमें और गिरावट देखी जा सकती है। इंडस टावर सेल करने की सलाह 348 के स्टॉप लॉस रखना है 324 के टारगेट के लिए। ठीक है, इंडस टावर आपका काफ़ी अच्छा ट्रेड है, बकायदा आज हाई पे भी चल रहा है। एक बार वापस से लेवल्स मेरे को बताएंगे इंडस टावर के दिवांग? ये सलाह है स्टॉप लॉस 348, टारगेट 324। 3 कितना बता रहे? इंडस टावर सेल करने की सलाह है। डन नोटिस हो गया सर, पॉइंट नोटिस है सर। ठीक है, लेवल्स अब आपके स्क्रीन पर छप के आ जाएंगे बाकायदा, वो हम एक स्टैंपिंग कर देंगे ताकि उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। जैसे मेरे को एक बार कन्फ्यूजन ही हो सकता, आपको भी ना हो जाए। अब 60 पॉइंट नीचे आ चुका है बैंक निफ्टी। यही बस प्रॉब्लम थी जो मैं आपको सुबह सुबह नोटिस करवा रहा था कि मेरा कन्विक्शन हाई नहीं है। जब तक आप विक्स को नीचे लाओगे नहीं, कन्विक्शन आएगा नहीं मार्केट्स पे। और चंदन ने भी ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बताया कि मार्केट में उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, बाजार थोड़ा और भी नीचे खिसक सकता है। आपको पता है ना कि 23,300 समथिंग का आपका 200 दिनों का एवरेज है। आज CLSA ने भी यही कहा है कि आप 200 दिनों के एवरेज को ना केवल टेस्ट कर सकते हो, बल्कि उस 200 दिनों के एवरेज को टेस्ट करने की प्रोसेस में 23,000 भी तोड़ सकते हो। उसका अपना एक कैलकुलेशंस का उनका अपना एक फॉर्मूला है जो कि वो बता रहे हैं कि 22,900 से 23,300 350 तक का एक रेंज होगी जहाँ पे आके मार्केट रुकेगा। ठीक, देखते हैं अभी क्या होता है। अभी तो ये जल्दबाजी भी है थोड़ा कहना, ये सब कुछ US के ऊपर भी काफ़ी हद तक निर्धारित है कि वहाँ पे किस तरह की वोटिंग और कैसा वहाँ पे से चीज़ें निकल के आती हैं। लॉन्ग पोजीशंस, चंदन सर जरा तैयार हो जाइएगा, 4-5 शेयर आपसे मैं बैक टू बैक पता करता हूँ, जरा बताते जाइएगा क्या क्या करना है उसमें। पहला कोरोमंडल इंटरनेशनल, सर वॉल्यूम नहीं है, प्राइस आ चुका है, रुक पाएगा या आज और चलेगा क्या? बिल्कुल, देखिए चलने से पहले इसके लिए रुकना जरूरी है, क्योंकि कल के दिन एक बेरी सनगल्फिंग कैंडल बना था। हालांकि इस चार्ट में इस तरह का कैंडल्स का ज्यादा बिहेवियर और इंपोर्टेंस नहीं रहता है, बट कहीं ना कहीं अटका हुआ है। अच्छी बात यह थी कि लास्ट वीक में फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन सरपास किया, तो कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप है। एक ब्रॉडर रेंज रहेगा, 1625 का इमीडिएट सपोर्ट है 1705 के टारगेट के लिए। मनापुरम भी चेक करना, सुबह भी हमने पता किया था वैशाली से एक बार, आज भी ओपनिंग पोजीशंस की थोड़ी ठीक बनी है। मनापुरम सर, देखिए मनापुरम में ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है। पिछले 8-9 दिनों में रिकवरी हुआ था, बट उस रिकवरी में
161 162 के ऊपर निकल नहीं रहा है। वो एक फॉलिंग विंडो यानी गैप एरिया भी है जहां पे प्राइस डिक्लाइन हुआ था। तो यहाँ पे 160 162 का जोन निकलेगा तभी जाके स्ट्रेंथ आएगी, अदरवाइज वापस काउंटर कहीं ना कहीं अटकता हुआ नजर आएगा। एक और शेयर भी है, जरा वो भी आप चेक कर लीजिए। उसमें भी वॉल्यूम की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, वैसे तो प्राइस एक्शन ठीक आ गया। वो है ग्लेनमार्क, एक बार जरा चेक करना ग्लेनमार्क। बिल्कुल, ग्लेनमार्क की बात करें तो फार्मा काउंटर कहीं ना कहीं डिफेंसिव का रोल प्ले कर रहे हैं इस मार्केट में, और ग्लेनमार्क वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेम है जो लगातार पिछले 7-8 दिनों से 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं हो रहा है। चार्ट सेटअप की बात करूं तो 9-10 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, 1720 के ऊपर काउंटर टिकने का प्रयास कर रहा है। तो पॉजिटिव सेटअप है, स्ट्रेंथ है, वीकली 60 सेटअप कंसोलिडेटिव मूव दिखा रहा है। 1695 1695 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 1790 तक के टारगेट आपको ग्लेनमार्क में दिखने चाहिए। कुछ और शेयर्स भी हैं मार्केट के अंदर जहां पर आपको थोड़ी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। एक बार ज़रा आप दिखाना क्वेस्ट कॉर्प को। पतंजलि फूड काफ़ी दिनों बाद आज मेरे को ओपनिंग में 2-2.5% ऊपर दिख रहा है। जो दिखाना पतंजलि फूड स्क्रीन पर दिखाते, ये जिस शेयर्स के मैं नाम बोल रहा हूँ आपसे। भारत फोर्स तो आज सुबह थी किरण जी की कॉल, और वो भी चल रहा है। रेमंड्स दिखा सकते हैं आप, आज ये भी करीब 2.5% ऊपर है। रेमंड जरा ये भी दिखाई, इसमें आज एक न्यूज़ भी थी, शायद नंबर्स का इम्पैक्ट है, नंबर्स थे इसके शाम को आए थे। एक और शेयर है किर्लोस्कर ब्रदर्स के नाम से है, 2000 का शेयर है, वॉल्यूम कम रहता है बट वो शेयर भी आज ओपनिंग अपनी ठीक कर रहा है। ये कुछ एक आदित्य एएमसी भी एक बार मैं आपको चेक करा देता हूँ। आदित्य एएमसी एक बार दिवांग आप चेक करेंगे। आदित्य एएमसी 827 रुपये के आसपास का शेयर है। आदित्य एम्स की बात करें, स्टॉक का स्ट्रक्चर डेली चार्ट पे काफी स्ट्रांग है, तो यहाँ से खरीदने की सलाह है। अपसाइड में यहाँ से अराउंड 850 तक के जोन देखने मिल सकते हैं, 800 का सपोर्ट है, तो ये स्टॉप लॉस से खरीदा जा सकता है आदित्य बिरला एम्स। आदित्य बिरला एएमसी यहाँ पे अभी भी खरीदा जा सकता है। बाय की स्टैंप लगी आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। करीब 100 अंकों का नुकसान इस समय निफ्टी, बैंक निफ्टी पे वापस आ चुका है। इंडिया विक्स ऊपर खड़ा है और निफ्टी को भी नीचे धकेल दिया 20 पॉइंट के आसपास का। लीडरशिप की थोड़ी कमी है, देखते हैं क्या होता है। बस एक लास्ट सवाल है चंदन सर आपसे, जरा रिलायंस इंडस्ट्रीज का नियर बाय के सपोर्ट्स चेक करवा सकते हो आप? अभी 1290 पे चल रहा है, कोई सपोर्ट है आसपास के तो जरा बता दो। जी देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो इस काउंटर में लगातार स्ट्रक्चर वीक है। पिछले कल की बात करें तो डिक्लाइन हुआ, उससे पहले कंसोलिडेशन आया था, बट उसमें भी रेजिस्टेंस ग्रेजुअली नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। वीकली चार्ट पे देखिए लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है, तो जो रेजिस्टेंस रहेगा इमीडिएट में वो रहेगा लगभग 1330 के आसपास, और डाउन साइड है वो 1250 1230 के बन रहे हैं। रिलायंस पे एक टेक आपको यहाँ पे और मिल गया कि रिलायंस के अंदर अभी फ़िलहाल थोड़ा रुकना चाहिए। देखिए मार्केट में ना कुछ बोलने को नहीं है मेरे पास, तो मैं आपको फ्रेंकली बताऊँ, अब मार्केट में थोड़ी वीकनेस अभी भी है, और ये जो पुल बैक आ रहे हैं ना, ये ट्रैपिंग वाले पुल बैक भी हो सकते हैं, इसलिए कॉन्फिडेंस को हाई मत रखना। मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप शक की निगाह से देखो, जब तक आप कम से कम 24,200 24,400 वाली रेंज को वापस नहीं पा लेते। हर किसी को डाउट की नज़र से देखो आप। 51,000 भी ऑन द एज है, हम कभी भी तोड़ सकते हैं इस लेवल को भी। बैंक निफ्टी अभी 127 पॉइंट वापस नीचे आ गया। ऑप्शंस वाले तो कृपा करके ज़्यादा सावधान रहें। पता लगे आप मार्केट वहीं खड़ा है लेकिन आपकी ऑप्शंस गलती जा रही हैं, तो थोड़ा सा सावधानी से ट्रेड करने की ज़रूरत है। एक और सवाल बस देवांग से ले लेता हूँ, उसके बाद फिर मेरे सहयोगियों के पास काफ़ी सारे सवाल है, वो पूछना चाहें तो उनके पास होंगे। एक शॉर्ट कॉल मैं चेक करवा लेता हूँ जहाँ पे ज़्यादा वीकनेस है। MCX, ये प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी हो सकती है क्या? अभी तो 2.5% नीचे है देवांग, ये अपॉर्चुनिटी है या फिर इसको थोड़ा भी छोड़ें अभी और करेक्ट होगा, क्योंकि काफ़ी चला हुआ शेयर है। और डेफिनेटली एमसेक्स की बात करें तो स्टॉक का जो नियर सपोर्ट है स्टॉक ने ब्रेक किया, पॉसिबल यहाँ से थोड़ा फर्दर करेक्शन और देखने मिल सकता है। 6000 के अराउंड एक सपोर्ट है, तो स्टॉक वहां तक आते हुए देख सकते हैं। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें 6500 का ना रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक, तो पॉसिबल यहाँ से और करेक्शन देखने मिल सकता है एमसीएक्स में।
एंटिसिपेटेड करेक्शन एमसीएक्स में यहाँ से और ज़्यादा गिरावट हावी होती हुई दिख रही है। बाजार जो है संभलने की कोशिश पूरी तरह से कर रहे हैं, 24,000 के पार पे एक बार ट्रेड करने की कोशिश, लेकिन वहाँ से फिर से फ्रिजल आउट होते हुए। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आपको आज के बाजार में काफ़ी सारे दिख जाएंगे और साथ ही निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी देखेंगे और मिड कैप प्लेयर्स देखेंगे तो वहाँ पर भी ठीक ठाक एक्शन आपको दिखेगा। बहरहाल निफ्टी की कुछ चुनिंदा कंपनियां हैं मेजर प्लेयर्स जिसके नतीजे आने वाले हैं। दो कंपनियां टाइटन और डॉक्टर रेड्डीज। मोमेंटम शुरुआती कारोबार में दिखा, दोनों के चार्ट से एक बार देख लेते हैं। टाइटन में अभी हम देख रहे हैं 0.5% की तेजी है। डॉक्टर रेड्डीज में भी हमने देखा शुरुआती तेजी अभी बरकरार, यहाँ पर 1271 के स्तर पर। टाइटन में मुनाफा बढ़ने का अनुमान है, डॉक्टर रेड्डीज के मुनाफे में दबाव है, लेकिन न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस पर मैनेजमेंट की कमेंट्री पर फोकस रहेगा। चंदन, दोनों ही स्टॉक्स पर रिजल्ट से पहले जो मूव है उस पर आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल, देखिए टाइटन की बात करें तो टाइटन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक हुआ है। भले ही गोल्ड ने नीचे के लेवल से अच्छा रिकवरी पिछले कुछ दिनों में देखा और ऊपर में वापस एक केप्ड अपसाइड बना, बट टाइटन में थोड़ा डिक्लाइनिंग मोड है। स्टॉक लगभग 3,870 से लेके नीचे में 3200 के नीचे फिसल रहा है। जब तक अब 3320 के ऊपर नहीं निकलता है, एक बार अपसाइड केप रहेगा, नीचे में 3100 के लेवल भी टेस्ट कर सकता है। तो इस लेवल पे बिकवाली की भी सलाह नहीं रहेगी क्योंकि ऑलरेडी करेक्टिव मूव हो चुका है। तो या तो वेट कीजिए या 3320 के ऊपर होल्ड करें, तब पोजीशन को लेंगे। उस कंडीशन में यहाँ पे जो लोअर टॉप लोअर बॉटम और नेगेटिव स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे निगेट हो जाएगा। दूसरा सवाल, आई थिंक आपने डॉक्टर रेड्डी की बात की है। डॉक्टर रेड्डी में भी करेक्टिव मूव है। पिछले 7-8 दिन पहले यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिला, जरूर पिछले 4-5 दिन से रेंज बाउंड है, बट यहाँ पे भी कंडीशनल ट्रेड है कि 1290-1300 के ऊपर टिके तभी बाइंग होगी, अदरवाइज आप इस बाउंस में अटक जाएगा। चंदन, वैसे आपका बैकड्रॉप आज अलग लग रहा है, क्या मैं सही हूँ? आप ऑफिस में नहीं है, अभी भी वेकेशन छुट्टियां मना रहे हैं? जी मानसी, बिल्कुल दिवाली है, उसकी वेकेशन एक्सटेंडेड है और होम टाउन से काम कर रहा हूँ, राजस्थान से। और मानसी, हम दिवाली के बाद यहाँ पे प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट करते हैं। उसका ये रहता है कि सारे दोस्त इकट्ठे हो जाए, तो लगभग 80 to 100 प्लेयर्स है, तो बस उसका एंजॉय ले रहे हैं। आज उसका 3rd डे है, तो कल वापस मुंबई के लिए निकलेंगे। तो आप समझ सकते हो कि इस डल मार्केट में आई थिंक थोड़ा सा स्पोर्ट्स और नेटवर्किंग और अपनों से मिले तो उसका अलग मजा है। एंड आई थिंक इसलिए आपको ये बैकड्रॉप अलग नजर आ रहा है। और हमने ये भी ट्राई किया मानसी जी की भले ही होम टाउन पे है बट दर्शकों से जुड़े रहे, जो भी मार्केट में उठा पटक उसमें गाइडेंस देते रहे, सलाह देते रहे, और आपका भी धन्यवाद। एब्सोल्युटली चंदन, गुड टू हियर। फेस्टिवल ग्रीटिंग्स आपके परिवार को भी। देवांग, गुड मॉर्निंग। फेस्टिवल के बाद हम मिल रहे हैं, फेस्टिवल ग्रीटिंग्स टू यू एज वेल। देखिए, आधा घंटा तो निकल चुका है बाजार खुले हुए। मोमेंटम, शुरुआती मोमेंटम नजर आया, उसके बाद फिजल आउट होते हुए मार्केट्स। इन स्तरों पर अब आपसे ये राय जानना चाहेंगे कि सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए कहाँ पर नजर आ रहे हैं? क्या निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी है, मिड कैप प्लेयर्स है, एंट्री पॉइंट्स बन रहे हैं, और अगर हाँ तो कोई स्टॉक्स हैं जो आपके रेडार पर आ रहे हैं जो हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी फायदेमंद हो? तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है निफ्टी का, ऑल्सो मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव है। निफ्टी काफी करेक्ट हुआ है। नियर बाय सपोर्ट 43,800 अगर वो भी ब्रेक कर दो तो पॉसिबल है 23,500 तक के जोन निफ्टी में देखने मिल सकते हैं। सो अभी भी ओवरऑल स्ट्रक्चर नेगेटिव है। तो ट्रेडर्स को सलाह स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखे। यहाँ पे फार्मा स्टॉक्स है वहां पे फोकस रखे, जैसे ल्यूपिन है। ल्यूपिन का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखे काफी एक अगर डेली चार्ट पर देखे स्टॉक एक काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ल्यूपिन यहाँ से पॉसिबल यहाँ से ले सकते हैं। अपसाइड अराउंड 2,300 तक के जोन देखने मिल सकते हैं। 2,130 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह रहेगी स्टॉक में। देवांग, फार्मा प्ले मेरे भी रेडार पर है और ल्यूपिन पे खरीदारी की राय जब आप दे ही रहे हैं, सन फार्मा पर भी आपसे ही आउटलुक जानना चाहेंगे। मक्वायरी की एक रिपोर्ट आई है, पॉजिटिव रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग 2100 तक के टारगेट से एंटिसिपेट कर रहे हैं। सन फार्मा के चार्ट से एक बार पुल अप करेंगे 2100 के टारगेट्स, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 16% अपसाइड ये एंटिसिपेट करके चल रहा है। 1825 के स्तर पर सन फार्मा ट्रेड कर रहा है। फार्मा की बात करें तो मीडियम टर्म चार्ट स्ट्रक्चर अगर देखें तो अभी भी स्टॉक पॉजिटिव टेरिटरी में। डेफिनेटली थोड़ा सा करेक्शन देखने मिला है, बट आई थिंक ये बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से देखने मिल सकती है। 1750 का एक सपोर्ट है स्टॉक के लिए। अपसाइड अराउंड 1900 तक के जोन देखने मिल सकते हैं सन फार्मा में। तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए सन फार्मा में। 1900 तक के जोन्स भी नजर आ सकते हैं ना। शॉर्ट टर्म गिरावट में खरीदारी के मौके, हालांकि गिरावट में खरीदारी की राय देवांग की तरफ से। इंडसइंड बैंक के फ्यूचर्स को एक बार पुल अप करते हैं। मजबूती के साथ ये ट्रेड करता हुआ 1080 के स्तरों पर करीब 1.5% की तेजी।
मजबूती हमने यहाँ पर 1694 तक भी देखी है और इन स्तरों पर अगर आप देखेंगे मार्केट में अच्छा मोमेंटम बिल्टअप होता हुआ। दिव्यांग, आपसे ही जानना चाहूँगी इंडसइंड बैंक फ्यूचर्स पर आपकी राय क्या होगी? आउट परफॉर्म की रेटिंग वैसे यहाँ पर एनालिस्ट के तौर पर तो नज़र आ रही है, टेक्निकली आप चार्ट्स देखकर बताएं। तो इंडसइंड बैंक की बात करें तो अभी भी ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है अभी भी नेगेटिव स्ट्रक्चर में स्टॉक में, जैसे हमने प्रीवियस जो गिरावट देखी थी एक काफी वॉल्यूम के साथ एक स्ट्रॉन्ग गिरावट थी, तो अभी भी स्टॉक सेल ऑन राइज की कैटेगरी में अपसाइड अराउंड 1130 का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। डाउन साइड हमें 1020 1010 तक के जोन देखने मिल सकते हैं इंडसइंड बैंक में, तो अभी भी इसको अवॉइड करने की सलाह रहेगी इंडसइंड बैंक से। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को एक बार समझ लेते हैं और इस वक्त हम देख रहे हैं मेटल प्लेयर। आज मेटल पर हमने एक एक्सक्लूसिव खबर बाजार खुलने से ठीक पहले आपके सामने रखी थी और इस वक्त अगर आप देखेंगे टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर जो है मेटल स्पेस, हिंदुस्तान जिंक, एनएमडीसी, टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, ये सारे के सारे काउंटर्स में अच्छी खासी मजबूती। मेटल इंडेक्स में तेजी के साथ कामकाज आप देख पाएंगे। इसके ठीक पीछे ऑटोमोबाइल और डिफेंसिव्स में फार्मा लगातार बाजार को हेल्प करने का काम कर रहे हैं। ध्वनि पटेल हमारे साथ जुड़ गई हैं ऑप्शंस का एक दमदार ट्रेड लेकर हमारे खास सेगमेंट में। आइए उनका स्वागत करते हैं। ध्वनि, गुड मॉर्निंग टू यू। ऑप्शन के चैंपियन कैटेगरी में आज कौन सी ऑप्शन स्ट्रेटजी आप हमारे लिए लेकर आई हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। आज का हमारा ऑप्शन का ट्रेड यहाँ पे जो रहेगा वो एक ऑप्शन का स्ट्रैटेजी है। बेयर पुट स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं सीमेंस के अंदर। आपको 6800 का जो पुट ऑप्शन है उसको खरीद के चलना है। करीब 194 रुपीस के भाव के पास आपको ये मिल जाएगा। तो 6800 का पुट ऑप्शन आप खरीदें और उसके सामने 6500 का जो पुट ऑप्शन है वो आपको बेचना है। ये आपको करीब 96 रुपीस के भाव पे मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे ऊपर की तरफ हम यहाँ पे पुट बाय कर रहे हैं और नीचे जहाँ पे ये एक सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है वहाँ का पुट हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं। ओवरऑल स्ट्रैटेजी के कैलकुलेशन के हिसाब से आपका अधिकतम मुनाफा जो है वो 15,000 का और नुकसान 7,400 तक का हो सकता है। फॉर दैट ध्वनि, सीमेंस पर एक स्ट्रेटजी यहाँ पर इंटरेस्टिंगली 6,800 की पुट खरीदने की राय ध्वनि की तरफ से 194 के लेवल्स पर आपको मिल जाएगी। उसके ठीक सामने 6,500 की पुट बेचने की राय जो कि 96 रुपये मिलेगी। इस स्ट्रैटेजी को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं अधिकतम मुनाफा 15,000 का हो सकता है। उसके सामने अगर स्ट्रैटेजी ना चल पाए तो अधिकतम नुकसान 7,400 का हो सकता है। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके टीवी स्क्रीन पर आ जाएगा। ऑप्शंस में एफएनओ में ट्रेडिंग पर रिस्क पर ये डिस्क्लोजर, एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 50,000 का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है और मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। तो अपने एडवाइजर से बातचीत करें, सूझबूझ के साथ ही एफएनओ में ट्रेडिंग करें। ओवर टू यू सृष्टि। ऑलराइट, तो ये कॉल सीमेंट्स पे आती हुई, पर इसी के साथ एक जुड़ा हुआ शेयर जो है एबीबी इंडिया, इस पर भी एक बार फोकस करेंगे क्योंकि देखिए जो नतीजे आए थे सुबह शेषा ने हाईलाइट भी किया था कि इतने कुछ खास नतीजे नहीं थे। गाइडेंस में भी जो कंपनी ने गाइडेंस दी, अपनी ऑर्डर बुक के बारे में भी बताया, वो भी इतनी एनकरेजिंग नहीं थी। और आप देखिए डे लो पे एबीबी इंडिया का स्टॉक कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। लगभग 4% की यहाँ पे कमजोरी है। पर चंदन, जो मैं चार्ट्स पे देख रही हूँ अब ये अपने लेवल 7,000 के भी स्तर को रीटेस्ट करने और तोड़ने की तैयारी में है। कैसा दिख रहा है चंदन चार्ट्स पे? क्या और वीकनेस गहरा सकती है? बिल्कुल सृष्टि जी, देखें एबीबी अब एक वीक स्ट्रक्चर बन चुका है और पिछले 3 वीक में काफी बड़ी गिरावट यहाँ पे हुई है। ऊपर में आप देखोगे लगभग 8,940 से लेके अब ये 7,650 के नीचे जा रहा है। और पिछले लगभग मैं 23-24 वीक की बात करूं, मोस्ट पार्ट ऑफ द जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने, तो 4 महीने में बार बार ये कहीं ना कहीं 7,000 के आसपास के लेवल को होल्ड करता था। और अब यदि इनके नीचे फिसलता ही है तो मेरे हिसाब से 5-6% का नया डाउन साइड ओपन हो जाएगा, जो काउंटर को 6,700 से लेके 6,500 तक भी धकेल सकता है। के नीचे अगर फिसलता है तो उसके बाद 200 से 300 पॉइंट्स की और भी कमजोरी इसमें आ सकती है। इस बीच मार्केट्स भी कमजोर हुए हैं, पर एक फार्मा स्टॉक जो कि बेहद मजबूत है और कुछ समय पहले ही हमने आपके लिए हाईलाइट किया था, वो था ग्लैंड फार्मा। अब देखिए लगभग 1690 के आसपास था, जहां पे किरण का मानना था कि 1710 अगर ये आए
और उसके ऊपर निकले, सस्टेन करे, तो एक और बड़े टारगेट्स इस पे निकल कर नजर आएंगे। और देखिए एक तरफा मूव ग्लैंड फार्मा में आपको देखने को मिला है, 1750 फिलहाल आपको दिखाई दे रहा है। कंपनी की जो कमेंट्री आई है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ग्लैंड फार्मा इसलिए भी एक स्पेशल स्टॉक में मानती हूँ क्योंकि हर बार नतीजों के बाद नंबर से ज़्यादा इसकी कमेंट्री पर बेहद शार्प रिएक्शंस होते हैं। अगर आप बैक डेटा इसका देखेंगे तो हर बार नतीजों पे 10-10% के स्विंग्स दे देता है सिर्फ कमेंट्री के दम पे, और पूरा मौका देता है आपको नए ट्रेड्स लेने का अगले ही दिन। एक बार चंदन आपसे रिव्यू करना चाहेंगे क्योंकि किरण का ये मानना था कि 1710 के ऊपर निकले, सस्टेन करे तो ऊपर जाएगा। किरण अभी जो है चले गए हैं, आपका क्या नजरिया है ग्लैंड फार्मा पे? देखिए ऑलरेडी 9% की तेजी ये स्टॉक दिखा चुका है, क्या यहाँ से और भी मजबूती स्टॉक में आ सकती है? क्या व्यू है? जी देखिए, ग्लैंड फार्मा की आप बात कर रहे हैं तो काफी अच्छा रिकवरी आज देखने को मिला है, और मेरे हिसाब से एक मेजर लेवल से स्टॉक टर्न हुआ है। काफी वीकनेस ऊपर के लेवल से देखने को मिली थी, कहीं ना कहीं कैंडिडेट यहाँ पे अपर सर्किट को हिट करने के लिए तैयार होना चाहिए, जिस हिसाब से प्राइस स्ट्रक्चर बना है। इसलिए लगभग 13-14 वीक का मैं प्राइस मूवमेंट देखूं तो 2220 से काउंटर गिरता हुआ 1600 के नीचे गया है, और अब जिस हिसाब से एक रिट्रेसमेंट लेवल भी वर्क करता है तो 1800 तक का लेवल यहाँ पे बनता है। तो मेरे हिसाब से भले ही काउंटर चला है, कोई भी हल्का फुल्का डिप आए लें, 1720 का सपोर्ट रहेगा, 1800-1820 के यहाँ पे टारगेट अनफोल्ड होते हुए नजर आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लैंड फार्मा एक बेहद मजबूत रिकवरी, 9% से ज़्यादा की तेज़ी, और फिलहाल जो है स्टॉक ऑलरेडी डे हाई पे आता हुआ दिख रहा है, और भी मजबूत हो सकता है। स्टॉक पर आप नज़र ज़रूर रखिए। पर इस बीच जितने भी OMCs काउंटर्स हैं उनमें भारी पिटाई हम हाल फिलहाल देख रहे हैं। हम आपको ये भी बता रहे हैं कि पूरा सेक्टर जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रह सकता है वॉच करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से US इलेक्शंस हैं, हो सकता है उससे क्रूड में लेकर भी थोड़ा बहुत उछाल हो। और साथ ही आप देखिए HPCL और BPCL लगातार कमज़ोर हो रहे हैं। नतीजे बेहद निराशाजनक थे, पर उसके बाद कुछ एक ब्रोकरेजेस का ये भी मानना था कि अब इतनी पिटाई के बाद वैल्यूएशंस आकर्षक लग रहे हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव नज़रिया ज़रूर बनाना चाहिए। पर देवांग, ये दोनों ही स्टॉक्स जो हैं, अगर आप HPCL ले लीजिए, आप BPCL ले लीजिए, आज के सत्र में भी कमज़ोर हैं। नियर टर्म टारगेट्स यहाँ पर कौन से ध्यान में रखने हैं, और खास तौर से HPCL अब 360 को भी तोड़ने की तैयारी में है। देवांग, क्या किया जाए इसमें? तो HPCL की बात करें, डेफिनेटली स्टॉक जो चार्ट स्ट्रक्चर है, स्टॉक में नेगेटिव स्ट्रक्चर है, अभी भी पॉसिबल है करेक्शन और देखने मिल सकता है। 350-347 तक के जोन स्टॉक में आते हुए देख सकते हैं। 375 का नाम रेजिस्टेंस फेस करे, तो अभी भी यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है HPCL में। अभी भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी आप तलाश सकते हैं HPCL में। देखिए 360 का जो एक लेवल है उसको तोड़ने की तैयारी में है, और तोड़कर अगर निकले तो एक बार फिर से इसको रिव्यू ज़रूर करेंगे। पर इस बीच अगर मार्केट्स में देखें तो इंडिया विक्स, जैसा डिम्पी भी लगातार हाईलाइट कर रहे थे कि ये एक अहम इंडेक्स है जिसको आपको ध्यान में रखना है, वो अब लाल निशान में ज़रूर आया है। 1-1.5% की वहाँ पर तेज़ी ज़रूर थी, अब फिसलता हुआ नेगेटिव टेरिटरी में आया है, और इस बीच हल्के से नीचे स्तरों से मार्केट्स भी रिकवरी करने की कोशिश में है। अब देखते हैं कितनी ये कोशिश कामयाब होती है या नहीं। पर आज बैटरी मैन्युफैक्चरर्स, जिनकी हम बात भी कर रहे थे, एक्साइड और अमारा राजा, दोनों की ही काफ़ी अच्छी धुलाई हो रही है। स्टील काउंटर्स में चमक बरकरार है, पर कई समय बाद मारुति सुजुकी ये स्टॉक जो है लगभग 0.25% की तेज़ी दिखा रहा है। तेज़ रफ्तार में मारुति सुजुकी का शेयर आपको दिखेगा। एक बार देवांग आपसे ही समझना चाहेंगे, देखिए कंपनी ने अपने जो EV को लेकर प्लान्स हैं, कल मिलान इटली में उन्होंने सामने रखे। अपनी इलेक्ट्रिक विटारा का जो है वहाँ पे उन्होंने उसको शोकेस किया, जो सुजुकी पेरेंट है उसकी तरफ से पूरे अनाउंसमेंट्स हुए थे, उसको लेकर एक्साइटमेंट तो ज़रूरी है। देखिए आप अगले साल जो है प्रोडक्शन, साथ ही आपको रोड्स पे भी ये गाड़ियाँ आती हुई दिखेंगी। पर ऐसे में मारुति सुजुकी चार्ट्स पे कैसा लग रहा है देवांग? क्या यहाँ पर एक पुल बैक के लिए प्ले करना चाहिए? आई थिंक मारुति सुजुकी की बात करें तो जो स्ट्रक्चर अभी भी नेगेटिव है, डेफिनेटली आज एक बाउंस देखने मिला है। तो यहाँ पे जब तक स्टॉक 11,350 के ऊपर नहीं जाता तब तक आई थिंक वेट एंड वॉच करना चाहिए, बिकॉज अभी भी जो ट्रेंड है ओवरऑल स्ट्रक्चर नेगेटिव है, तो यहाँ पे वेट एंड वॉच करने की सलाह रहेगी।
इंडिया विक्स लाल निशान में आया, वैसे ही निफ्टी हरे निशान में आया। ये दोनों का आपस में जो कोरिलेशन है ये रिवर्स है, और मैंने आपको कई बार नोटिस कराया। आप देखो कितना शार्प मूव आप एक डिप से वापस निफ्टी का देख पा रहे हो। इसी तरह से एक शार्प डिप आपको इंडिया विक्स के अंदर भी दिखेगा। मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा प्रोड्यूसर साहब से, अगर आप दोनों को एक साथ क्लब करके दिखाओ एक ही स्क्रीन पर, तो आपको दिख जाएगा इसकी इंपॉर्टेंस। और मैंने भी कई बार आपके सामने नोटिस करवाई है। अब देखिए, इंडिया विक्स जैसे लाल निशान में आया, निफ्टी वैसे ही हरे निशान में पहुंचा। बैंक निफ्टी को अलग तरीके से कैलकुलेट करना होगा, बट आप निफ्टी और इंडिया विक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर थोड़ा भी इंडिया विक्स के अंदर कूल ऑफ हो जाए, 1-2 पॉइंट भी हो जाए, जिसमें बहुत ज़्यादा मैं बोल नहीं रहा, तो आप कम से कम निफ्टी को 24,000, 24,200, 24,500 वाली जर्नी की तरफ वापस जाता दिखेंगे। 24,000 हमने स्क्रीन पर दिख गया आपको, 24,200 पा सकता है, 1 घंटे में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट उसके लिए एक ही कंडीशन है, थोड़ा फियर इन द मार्केट्स कम हो। ये जब तक फियर बना रहेगा मार्केट्स के अंदर, तब तक बहुत अच्छे से आप बहुत कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए फियर इन द मार्केट्स कम करने की ज़रूरत है। लेकिन एक और चीज़ है जिसकी वजह से फियर बढ़ा है। ये ऐसा नहीं है कि हमने कुछ किया है, ये हमसे हज़ारों किलोमीटर दूर एक देश है जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकॉनमी है, अमेरिका, उसके राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। ये फियर वहाँ से है कि वहाँ पे कमला हैरिस जीतेंगी या फिर डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे। इससे पूरी दुनिया के बाज़ार इसी पर नज़र रखे हुए हैं। मैं अपने सहयोगी को अपने साथ जोड़ लेता हूँ, वरुण दुबे को, ताकि वो आपको ये बता पाएँ कि क्या फ़ायदे क्या नुकसान है कमला हैरिस के आने से या फिर डोनाल्ड ट्रंप के आने से। वरुण, ज़रा आराम से और आसानी से आप बताइए कि दोनों की क्या क्या खासियत है, उनके प्रोस्पेक्टस या उनके अप्रोच में क्या है, और कैसे इंडिया के साथ उसको हम कनेक्ट करें। डेफिनेटली देखिए, काफ़ी बड़ा इलेक्शन है, पूरी दुनिया की नज़र इस इलेक्शन पे है यूएस की कि वहाँ से क्या आउटकम निकल के आता है। और जाहिर सी बात है कि इसका इम्पैक्ट जो है आपको अक्रॉस ग्लोब देखने मिलेगा, और इंडिया तो स्पेसिफिकली, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि डिपेंड करते हैं यूएस के मार्केट्स पे। और इसमें सबसे आगे तो आप देखिए आईटी सेक्टर ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी आईटी सेक्टर की है। आप याद कीजिएगा, इसके पहले जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने H1B वीज़ा जो है उनको कर्ब करने की कोशिश की थी। और इस बार भी माना जा रहा है कि अगर वो जीत गए तो शायद आपको वो जो H1B वीज़ाज़ है उसमें थोड़ी बहुत कमी देखने मिलेगी। जो डिपोर्टेशन पॉलिसी है उसमें थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं उसको कड़ा किया जाएगा। तो इसके चलते ये भी माना जा रहा है कि शायद हो सकता है कि लेबर्स की कमी हो, इसके चलते वेजेस बढ़ते हुए दिखाई दे वहाँ पे, ये सब देखा जाएगा। लेकिन हाँ, H1B वीज़ास पे कुछ बड़ा आ सकता है अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो। वहीं अगर कमला हैरिस जीतती है तो जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा है कि हम कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो बढ़ा देंगे, तो इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो आपको आईटी कंपनीज पे देखने मिलेगा, क्योंकि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। तो इसके लिए आईटी सेक्टर पर खास नज़र रखेगा। हालांकि हाँ, कमला हैरिस का फोकस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे भी है, तो वहाँ पे मदद मिल सकती है। और डोनाल्ड ट्रंप का एआई पे ज़्यादा फोकस है, तो हो सकता है कि उस सेगमेंट को थोड़ा बहुत बूस्ट मिलता हुआ दिखाई दे। लेकिन देख के तो यही लग रहा है कि कोई भी आए, आईटी सेक्टर को थोड़ा बहुत झटका लग सकता है। अब बात करते हैं ऑटो सेक्टर की, दूसरा जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि डेमोक्रेटिक्स का अगर आप देखेंगे तो उनका क्लीन एनर्जी पे जो है वो ज़्यादा जोर दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं क्लीन एनर्जी पे। और रिपब्लिकन्स जो है वो जो ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो शायद इंडिया की जो कंपनियां हैं जो कि वहाँ के ईवी मार्केट में सप्लाई करती है, जैसे कि सोना BLW, संवर्धन मदरसन, इनके लिए ख़राब हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वहाँ की जो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट देने की यहाँ कोशिश की जा रही है, तो उसका फ़ायदा जो क्लासिक ट्रक में कंट्रीब्यूट करती है, जैसे कि भारत फोर्ज, RK फोर्जिंग जो है, उनको फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पर आप नज़र रखिएगा। फार्मा ये अगला बड़ा सेक्टर है जो कि यूएस पे डिपेंड करता है। और वैसे तो देखिए सब के सब वहाँ पे एक चीज़ पे बैट कर रहे हैं कि हमें वहाँ पे प्राइसेस घटानी है, तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट जो है हमारी कुछ जेनरिक कंपनीज जो है, इंडियन फार्मा जेनरिक कंपनीज, उस पर पड़ सकता है। तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ऑयल एंड गैस सेक्टर, जैसे कि मैंने कहा कि जो रिपब्लिकन्स है उनको अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ पे फोकस करके चल रहे हैं कहीं ना कहीं कि जो फॉसिल फ्यूल है या फिर जो ट्रेडिशनल फ्यूल है ऑयल एंड गैस, उसके ऊपर फोकस किया जाए। और जो डेमोक्रेट्स है वो क्लीन एनर्जी पे फोकस करें, तो इसका इम्पैक्ट जो है कच्चे तेल पे भी पड़ेगा। तो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और साथ ही साथ हमारी जो ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनी है वहाँ पे आप नज़र रखिएगा। इसके अलावा आप देखिए केमिकल सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, टाइल्स, वायर एंड केबल,
इन कंपनियों को या फिर इन सेक्टर्स को आप तब फोकस में रखिएगा अगर खासकर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं, क्योंकि वो लगातार टैरिफ्स की बात करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर टैरिफ्स बढ़ाए गए और चाइना की तरफ टैरिफ बढ़ाए गए तो उसका एक फ़ायदा जो है शायद हमारी इंडियन कंपनीज़ को हो सकता है, लेकिन वो देखना होगा और वो तो वक्त बताएगा कि यहाँ कहाँ वो टैरिफ बढ़ाते हैं, बढ़ा पाते हैं कि नहीं बढ़ा पाते हैं। लेकिन हाँ, ये सभी सेक्टर जो है वो आपके रडार पे होने चाहिए और ख़ासकर IT, फार्मा, ऑटो, इन सेक्टर्स पे तो आप खास नज़र रखिएगा। ठीक है वरुण, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये पूरा का पूरा एनालिसिस बताने के लिए। और आज आप वॉल से बता रहे हैं तो थोड़ा और अच्छे से हमको क्लियर भी हो रहा है, अच्छे से दिख भी रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब जरा वापस लौट चलते हैं और कमोडिटी मार्केट्स पे भी असर होगा इस US इलेक्शंस का, क्योंकि कमोडिटीज़ का साइकिल ही बहुत इंपॉर्टेंट है और सीधा US के इलेक्शंस के साथ कनेक्टेड भी है। विश्व मोहन थोड़ा आपको और गाइड करेंगे कि ठीक मैंडेट आने से पहले